Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to Physics Verse. Once again, we are in the class of thermal physics और आज हमारी second class है thermal physics की, which is an extra class. ठीक है? I have for the time being switched off the chat box. अच्छा, कल का एक छोटा सा सिनेरियो था जो मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ. आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द मैसेजेस. हमारी क्रैश की जो है ना ओरिजिनली जो एकेडमी ने मुझे बोला था कि सर आप क्रैश की क्लास ले रहे हैं तो एवरी टीचर इज हैविंग वन क्लास फॉर द क्रैश. बट आई इंसिस्टेड कि क्रैश की दो क्लासेस होनी चाहिए. ठीक है, पहली बात तो ये. एंड मेरा जितना बन पा रहा है उतना हम एक्स्ट्रा टाइम कवर कर रहे हैं. अब देखें ना, आज ये वाला जो टाइम है दैट इज फैमिली टाइम, फैमिली डे. मैं 2 घंटे की क्लास आपकी ले रहा हूँ. आपकी क्लास के बाद मल्टीपल स्टूडेंट्स ने 15 मिनट आधा घंटे के 1-to-1 सेशंस मेरे साथ लाइन अप किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के जिसके अंदर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है. सही है. तो बीइंग अ टीचर आई इन्वेस्ट ऑलमोस्ट माय होल टाइमलाइन टू माय स्टूडेंट्स. बट फ्राइडे वाली क्लास में आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि भाई मैं सैटरडे को अवेलेबल नहीं होऊंगा. एंड ड्यू टू माय माइंड बीइंग बिजी मैं मैसेज नहीं कर पाया आपके ग्रुप्स पर. एक अलग ही तूफान मतबीदी मचा हुआ था ग्रुप पे. तो एक चीज जो क्लास में डिस्कस हुई है कि सैटरडे को मेरे क्लास लेना मुश्किल होगा. बस मैसेज नहीं आया सैटरडे को क्लास नहीं होगी आज. तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसको बेहतर तरीके से चीजों को डील किया जा सकता था, कीपिंग इन माइंड वेन एवर टीचर गेट्स टाइम वो अपना टाइम आपको दे रहा है. सही है. तो आई होप, वैसे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैंने क्लास ऑफ कर दी. सही है. और ऑफ होती भी है तो उसकी कॉम्पनसेशन होती है, प्लस इतना एक्स्ट्रा टाइम हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू समझें. आई एम नॉट अमंग दोज टीचर जिनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, कोई लाइफ नहीं होती. मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ बिल्कुल. बट कभी कभार ऐसा होता है कि वो टाइम अगर बीच में आ जाता है वंस इन अ ब्लू मून, तो अंडरस्टैंड माई पॉइंट. खैर, आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग. एंड आज की क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू करना है थर्मल फिजिक्स का. एंड दैट न्यू चैप्टर इज अबाउट 2.2 थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर. ठीक है बेटा. अच्छा, हमें चीजों को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा. वो स्पीड अप हम कैसे करेंगे? पिछली क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किया था उस चैप्टर के कुछ पास पेपर्स रह गए थे. आई डोंट वांट कि हम वो पास पेपर ना करें. हम वो पास पेपर करेंगे. बट उन पास पेपर्स की मैं रिकॉर्डिंग आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा. ठीक है. आप जरूर बाय टुनाइट, बाय द एंड ऑफ टुनाइट आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग वहां पर अपलोड हो जाएगी. इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर दूंगा. ठीक है बेटा. इसी तरह आज की क्लास में हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा हम जितने पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने करें. जितने पास पेपर नहीं हो पाएंगे वो भी इन दी फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएंगे गूगल ड्राइव पे. ठीक है. तो दैट इज हाउ 4 एक्स्ट्रा क्लासेस में हम लोग 3 चैप्टर्स खत्म करेंगे और एक हम लोगों ने क्या करना है बेटा, थर्मल फिजिक्स का ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल करना है. ठीक है बेटा. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो बेटा आज की क्लास में हमारे पास जो चैप्टर है इट इज बाय द नेम ऑफ 2.2 थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर. सही बेटा. एंड 2.2 थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर में हमारे पास ओवरऑल क्या डिस्कशन है, 2-3 सेक्शंस में आपको बता देता हूँ. पहली चीज हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की. दूसरी चीज हम बात करेंगे स्टेट चेंजेस की. ठीक है. स्पेसिफिक कैपेसिटी की बात करेंगे, उसके बाद स्टेट चेंजेस की बात करेंगे. तो 3 चीजें हैं, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड स्टेट चेंजेस. ठीक है बेटा. इब्राहिम. सर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके। स्क्रीन शेयर तो हो रही है बेटा. मैं अब्दुल्ला अमर, सॉरी इब्राहिम ही है. स्क्रीन शेयर तो हो रही है बेटा. आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स. इफ समवन इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस इशू दैट स्क्रीन इज नॉट बीइंग शेयर्ड, काइंडली बताएं. स्क्रीन शेयर हो रही है? हैविंग नो इशू बेटा. नो, विजिबल है स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. तो अगेन मैं आपसे कहूंगा बेटा, द रीजन आई ज्वाइन विद 4 डिफरेंट अकाउंट इज टू मेक श्योर आई हैव अ फुल कंट्रोल ओवर क्लास. ठीक है. तो एक ये स्क्रीन आपको दिख नहीं रही है, एक यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है जिसपे मुझे स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है, एक ऊपर स्क्रीन है
जिसपे मुझे स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दो दो जगह मुझे स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है, साउंड मुझे अलग दिखाई दे रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप फ्लैक्स कर रहे हैं। हाँ वही कर रहा हूँ फ्लैक्स। क्या कर लोगे? फ्लैक्स कर रहा हूँ क्योंकि इतने इंतजाम के साथ बैठा हुआ हूं ताकि जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिले उससे पहले उस प्रॉब्लम को मैं इनकाउंटर कर लूं। दैट इज वाई इतने सारे अकाउंट्स के साथ ज्वाइन किया जाता है। हाँ भाई चलो शुरू करते हैं। तो फिगर 2.2 हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। ये इस चैप्टर की सिलेबस आउटलाइन है। और बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने बात, जैसा मैंने आपको बताया, 3 सेक्शंस में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है बेटा। पहला सेक्शन है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। वील टॉक अबाउट इन डिटेल व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट थर्मल एक्सपेंशन अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। What are the uses of thermal expansion and what are the consequences और डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? ये पहले सेक्शन का पार्ट है। दूसरा है हमारे पास एज यू कैन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। एंड फाइनली हम बात करेंगे स्टेट चेंजेस की, दैट इज द लेटेंट हीट। अब एक डिबेट बन जाती है सर लेटेंट हीट स्पेसिफिक लेटेंट सिलेबस का पार्ट है कि नहीं। स्टेट चेंजेस सिलेबस का पार्ट है। दैट इज वाई एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ने में हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। कल को अगर एग्जामिनर पेपर में दे देता है तो वी विल बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। सही है, तो मैं पढ़ाता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम सॉरी स्टेट चेंजेस वाले सेक्शन में हम लोग स्टेट चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है। हम एवोपरेशन की बात करेंगे, हम बॉइलिंग वर्सेस एवोपरेशन का एक कंट्रास्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है बेटा। एंड दैट इज हाउ ये चैप्टर हमारे पास इट्स वन ऑफ द बिगर चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स, पिछले चैप्टर से बड़ा है। तो हमारा टारगेट है एज मच एज पॉसिबल इस चैप्टर को खत्म करें और पास पेपर भी कुछ अटेम्प्ट करें। चले बेटा, तो पहला है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। एंड थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करता हूं हाउ कैन वी डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास बात करता है द एक्सपेंशन ऑफ मैटर। मैटर में कौन कौन का आता है? सॉलिड भी आता है, लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मैटर व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड या एक्सपेंशन ऑफ मैटर ड्यू टू हीट, ये कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। ऑन हीटिंग, जब आप हीट अप करते हो तो मैटर क्या करता है बेटा? एक्सपेंड करता है। और जब आप कूल डाउन करते हो तो मैटर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ये कहलाता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। जब भी आप किसी मैटर को हीट करोगे, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इट विल एक्सपेंड। एंड जब भी आप किसी मैटर को कूल डाउन करोगे, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर मुझे डिस्कस करनी है, बाय एक्सपेंशन आई डू नॉट मीन कि भाई एक्सपेंशन हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल की होती है। नहीं बेटा, मॉलिक्यूल की एक्सपेंशन नहीं होती है। एक्सपेंशन होती है मैटर की, ठीक है बेटा। मतलब इस मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बढ़ती हैं। एक मिनट, नाम रीनेम कर दूं, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर। ये दूसरा चैप्टर है हमारा। दिस इज लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में वो जो पास पेपर की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा उसका नाम रख दूंगा, ठीक है बेटा। एंड द डेट इज 1 Feb। कूल। तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मैं आपको क्या बता रहा था बेटा? एक्सपेंड कभी भी मॉलिक्यूल नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मॉलिक्यूल नहीं करता है। मॉलिक्यूल के दरमियान की जो स्पेसेस हैं एक्सपेंशन में क्या होती हैं? द स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो मॉलिक्यूल नेवर एक्सपेंड, नेवर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, तो बेटा हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है कौन? सॉलिड, सॉरी गैसेस। गैसेस एक्सपेंड मोस्ट क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स हैव ऑलरेडी ह्यूज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस। तो उन ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशंस के बावजूद जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो गैसेस के मॉलिक्यूल को, तो दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर अ लॉट। तो गैसेस एक्सपेंड्स मोस्ट, जबकि सॉलिड्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो अपने पार्टिकल्स को सेम अमाउंट ऑफ
एनर्जी आप उनको प्रोवाइड करो, वो उतना दूर नहीं जाने देते अपने पार्टिकल्स को सॉलिड्स, जितना गैसेस अपने पार्टिकल्स को दूर जाने देती हैं। तो सॉलिड एक्सपेंड्स लीस्ट, जबकि गैसेस एक्सपेंड्स मोस्ट। ठीक है बेटा। और रीजन भी यहाँ पे लिख दिया, पेपर में सवाल आता है व्हाई गैसेस एक्सपेंड्स मोस्ट, तो हम क्या बोलेंगे? रीजन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन इज highest in gases as particles of gas are far away from each other and exert very less amount of intermolecular forces on each other। सही है बेटा। इस वजह से हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूरी बना पाते हैं, दे एक्सपेंड मोस्ट। ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल पहला डिस्कशन हो गया थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है बेटा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बिना पर सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड करता है, गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपेंड करती हैं, क्योंकि सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत कम होती है, गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा। and some of the uses of thermal expansion are the part of the syllabus, ठीक है, and that is basically uh, one is thermometer, बेटा। यूजफुल यूज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, अगर मैं लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब में मरकरी होता है या फिर अल्कोहल होता है, उसकी बात हो रही है। तो बेटा क्या होता है, जब आपको बुखार होता है और आप अपना बुखार चेक करने के लिए जबान के नीचे या फिर हाथ के अंदर थर्मोमीटर रखते हैं, तो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी होती है वो, एक मिनट देइएगा मुझे। सॉरी बेटा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो थर्मोमीटर को, तो थर्मोमीटर के अंदर मौजूद जो मर्करी है या अल्कोहल है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, वो अल्कोहल एक्सपेंड करता है, एंड जिसकी वजह से थर्मोमीटर की रीडिंग राइज करती है। एंड जब आप थर्मोमीटर को किसी कूल एनवायरनमेंट में रखोगे, फ्रिज में रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, तो थर्मोमीटर के अंदर जो मर्करी या फिर अल्कोहल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से थर्मोमीटर की रीडिंग फॉल करती है। ठीक है बेटा। तो सबसे बेस्ट यूजफुल एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन की है थर्मोमीटर। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन की यूजफुल एप्लीकेशन माना जाता है, जिसका नाम है बाय मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है बेटा। बाय मेटालिक स्ट्रिप के नाम में बाय आता है टू, एंड मेटालिक मतलब मेटल्स, यानी दो मेटल्स की बनी हुई स्ट्रिप हमारे पास कहलाती है बाय मेटालिक स्ट्रिप। अब दीज टू मेटल्स मस्ट बी डिफरेंट मेटल इन नेचर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बाय मेटालिक स्ट्रिप आपको दिखाई हुई है, किसकी बेटा? ब्रास की एंड आयरन की। ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर ब्रास और आयरन में से कौन ज्यादा एक्सपेंड करता है, एग्जामिनर खुद बता रहा है ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन। ठीक है बेटा, ब्रास आयरन से ज्यादा एक्सपेंड करती है। तो ऑन हीटिंग मैटर एक्सपेंड, ऑन कूलिंग मैटर कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने बोला ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, ये एग्जामिनर बताएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझें। बायोमेटालिक स्ट्रिप में दो मेटल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, एंड इनको आपस में क्या कर दिया जाता है? स्क्रू कर दिया जाता है, सो दैट दे कांट मूव अहेड और बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे से आगे पीछे ना निकल जाए। अब जैसे ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, तो ऑन द सेम अमाउंट ऑफ हीट ब्रास की लेंथ ज्यादा एक्सपेंड होगी, आयरन की लेंथ कम एक्सपेंड होगी। ऐसी सिचुएशन बिल्डअप ना हो कि ब्रास आगे निकल जाए, आयरन पीछे रह जाए, इसीलिए हमने क्या किया है, ब्रास और आयरन पे दोनों जगह पे स्क्रू लगा दिया है, रिवेट लगा दिया है। ठीक है बेटा। तो bimetallic strip is made up of different metals riveted together. Riveted is a type of, screw. ठीक है। फिगर शोज बायोमेटालिक स्ट्रिप बिफोर हीटिंग, ये बिफोर हीटिंग हमें बायोमेटालिक स्ट्रिप दिख रही है। नाउ, अब ये एक एमसीक्यू था बेसिकली, जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। चार ऑप्शन दिए हुए थे, बिफोर हीट इज प्रोवाइडेड टू द बायोमेटालिक स्ट्रिप, डायग्राम दिखाई हुई थी। एग्जामिनर सवाल पूछता है विच
ऑप्शन इज करेक्ट, व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड। सही है बेटा। तो जब स्ट्रिप हीटेड होगी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लोग बताएं बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी। डी, डी, सी, 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 डी, डी, डी। मैक्सिमम number of students are saying D, and yes, D is the correct answer. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो बात करते हैं कैसे बेटा। ए और बी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया हमने, क्योंकि हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप को रिवेट किया हुआ है, विच मेक श्योर कोई भी स्ट्रिप एक दूसरे से आगे या पीछे ना रह जाए। सही है बेटा। अब बात करते हैं बारी बारी सी की। ठीक है बेटा। नाउ ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ठीक है बेटा, ये और ये बराबर है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके मुकाबले में यहां देखता हूं तो ये दोनों की लेंथ देखो बराबर है। ठीक है। इसके मुकाबले में मैं यहां देखता हूं तो भी देखो दोनों की लेंथ बराबर है। यानी मैंने एक तरीकेकार निकाला कि अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दूं यूं। ठीक है। तो अब देखो जितनी लेंथ ब्रास की है उतनी लेंथ आयरन की है। ठीक है बेटा, सेम लेंथ है ब्रास और आयरन की। एंड ये वाला जो रीजन है ये मुझे बता रहा है एडिशनल लेंथ किसकी ज्यादा है। तो बेटा देखो एडिशनल लेंथ में हमारे पास ब्रास की जो लेंथ है वो कम इंक्रीज हुई है। ठीक है। एंड आयरन की लेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है बेटा। अगर मैं इस लाइन के मुताबिक बात करूं, ब्रास की लेंथ बस इतनी सी एक्सपेंड हुई है जो कि मैंने यहां दिखा दी, और आयरन की लेंथ इतनी एक्सपेंड हुई है जो कि मैंने यहां दिखा दी। लेकिन ये तो मेरी इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है। हमने तो बोला है ऑन हीटिंग ब्रास की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी आयरन के मुकाबले में। तो ऑप्शन सी में तो आयरन की लेंथ ज्यादा बढ़ रही है ब्रास के मुकाबले में, दैट इज वाई ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है। अब आगे बढ़ो। ऑप्शन डी में मैंने क्या किया बेटा, इसी के पैरेलल एक लाइन बना दी यहाँ पे यूं, तो दैट मैं देख सकूं एडिशनल इंक्रीज इन लेंथ क्या है। सही है बेटा। तो ये आ रही है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास, और ये आ रहा है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आयरन ब्लू वाला, और ये इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ब्रास आ रहा है। एंड ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा है कि ऑन द application of heat brass expands more than iron, तो इंक्रीज इन लेंथ फॉर ब्रास ज्यादा आएगा आयरन के मुकाबले में। ठीक है बेटा। and that is how we choose D to be the correct answer. Most of the students who gave answer as D, they were correct. सही है बेटा। ओके, सो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, वो मटेरियल जो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब उस मटेरियल को कूल डाउन किया जाएगा तो वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। ठीक है। तो कोई मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, क्यों? बिकॉज दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस। ठीक है, द पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वाई ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट द पार्टिकल्स आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो ऑन द कूलिंग प्रोसेस, सिंस उस मटेरियल के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो वो करीब करीब भी आएंगे, ज्यादा करीब आ सकते हैं। ठीक है। तो द मटेरियल विच एक्सपेंड्स मोस्ट इज द मटेरियल विच कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट। सही है बेटा। तो गैस अगर सबसे ज्यादा एक्सपेंड करती है तो गैस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी करती है ऑन कूलिंग। सही बेटा। ये हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप का हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब बायोमेटालिक स्ट्रिप से रिलेटेड एक डिवाइस है जिसका नाम है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। बेटा थर्मोस्टेट किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। थर्मोस्टेट हर उस डिवाइस को कहते हैं विच कीप्स द टेम्परेचर कांस्टेंट। डिवाइस विच कीप्स टेम्परेचर कांस्टेंट, वो डिवाइस जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है वो डिवाइस कहलाती है थर्मोस्टेट। सही है बेटा। तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट क्या होता है, क्या हमने कभी इसे यूज किया है? अगर किया है तो कहां पर किया है? बेटा बायोमेटालिक स्ट्रिप आई थिंक हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड वेयर डू वी यूज बायोमेटालिक स्ट्रिप, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट? इन इलेक्ट्रिक आयरन। क्या कभी आपने नोट किया है, आप अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और कपड़े इस्त्री करने के दौरान अचानक से एक टिक की आवाज आती है। ठीक है। और
इलेक्ट्रिक आयरन का जो बल्ब होता है वो भी ऑफ हो जाता है, ठीक है, बट यू कीप ऑन प्रेसिंग। लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस एक टिक की आवाज आती है एंड बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है। सो ये कौन करवा रहा है? ये बायमेटालिक स्ट्रिप करवा रही है, ठीक है बेटा। तो सुनो, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कंप्लीट करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको पूरा सर्किट आपके सामने हो, ठीक है। ओके, ये हमने एसी सप्लाई दी, ये आ गया हमारे पास स्विच, ये आ गया हमारे पास एक अदद लैम्प which indicates the electric iron is working, एंड ये आ गया हमारे पास हीटर। ये हीटर का सिंबल होता है, ठीक है बेटा। सिंबल्स हम लोगों ने 4.3 में पढ़े थे। तो ये हमारे पास एक सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर काम कर रहा होता है। ओके, तो बेटा हमारे पास अब दोनों काम कैसे होता है? जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का करंट है, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द हीटर, एंड बल्ब के थ्रू भी फ्लो कर रहा है तो बल्ब भी ऑन है, ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक आयरन ऑन की है। तो हीटर क्या करेगा? अपनी हीट एनर्जी थ्रू दिस वायर टू द स्क्रू बायोमेटालिक स्ट्रिप को प्रोवाइड करेगा। जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इट स्टार्ट्स हीटिंग अप, एंड एक वक्त आएगा बायोमेटालिक स्ट्रिप वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचेगी, जिस टेम्परेचर पे इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगा, आयरन कम एक्सपेंड होगा, एंड लेट से वो टेम्परेचर आता है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस बोलते थे, जैसे ही वो स्ट्रिप 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे बायोमेटालिक स्ट्रिप इस तरह बेंड कर जाएगी और हम आ जाएंगे इस पोजीशन पर, ठीक है बेटा। अब लेट से काम 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड करेगी आपको टिक की आवाज आएगी, ठीक है। और अभी देखो सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे ही सर्किट हमारे पास इनकम्प्लीट होगा, क्या होगा बेटा? हमारे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप से जो कनेक्टेड लैंप है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? आपने इलेक्ट्रिक आयरन को ऑन किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द हीटर एंड टू द बायोमेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट अप होते होते एक वक्त आएगा जब बायोमेटालिक स्ट्रिप का बेंडिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त तक लैंप ऑन होगा, लेकिन जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होगी, लेट से 70 डिग्री सेल्सियस पे बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड होती है, तो बेटा क्या होगा? सर्किट हमारा इस तरह हो जाएगा इनकम्प्लीट। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा और टिक की आवाज के साथ बायोमेटालिक स्ट्रिप के बेंड होने की भी आवाज आएगी, ठीक है। नाउ द सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, हीटर हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप को हीट एनर्जी नहीं मिल रही, यानी बायोमेटालिक स्ट्रिप कूल डाउन हो रही है, ठीक है। अब कूल डाउन होते होते लेट से जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है, ऑन कूलिंग मैटर कॉन्ट्रैक्ट पहले 70 पे थी, अब 50 पे थी, कूल हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस सीधी हो गई। जैसे ही स्ट्रिप वापस सीधी हुई, अगेन क्या हुआ बेटा? यही वाला सिनेरियो बिल्डअप हो गया, सीधा होने की टिक करके आवाज आई, बल्ब वापस ऑन हो गया, सर्किट वापस कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज हाउ द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, एंड बायोमेटालिक स्ट्रिप हमारे पास वापस काम करना शुरू कर गई। तो दिस हैपेंस अगेन एंड अगेन व्हेन यू आर
यूजिंग इलेक्ट्रिक आयरन। अभी बेटा Q&A नहीं हो सकता, रुकना पड़ेगा। तो दिस हैपेंस अगेन एंड अगेन अंटिल जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप बायोमेटालिक स्ट्रिप या फिर इलेक्ट्रिक आयरन को यूज कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो हमने देखा एक टेम्परेचर रेंज के दरमियान बायोमेटालिक स्ट्रिप काम कर रही है। जैसे मैंने डमी वैल्यूज बताई, 70 डिग्री सेल्सियस पे बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो गई एंड इट मेड श्योर टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पर आई, बायोमेटालिक स्ट्रिप कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस सीधी हो गई। इट मेड श्योर टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 to 70 डिग्री सेल्सियस के दरमियान बायोमेटालिक स्ट्रिप ने हमारी स्त्री को रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज वाई हम इसे थर्मोस्टेट का नाम दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास एक यूजफुल एप्लीकेशन हो गई थर्मल एक्सपेंशन की। दूसरी यूजफुल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन की मैं आपको बता चुका था। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में जो मर्करी है, जो अल्कोहल होती है, ऑन हीटिंग इट एक्सपेंड एंड द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर राइजेस, एंड ऑन कूलिंग द मर्करी और अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर फॉल्स, ठीक है बेटा। अब बस मुझे आपको यहाँ पे एक कन्वर्जन बताना है, और इस कन्वर्जन में हमारे पास क्या डिस्कशन होगा सुनो। हमारे सिलेबस में दो ही यूनिट्स हैं, और वो दो यूनिट कौन कौन से हैं टेम्परेचर के? एक है डिग्री सेल्सियस और एक है केल्विन। तो अक्सर और बेशतर एग्जामिनर आस्क अस टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको इसका कन्वर्जन लिखवा देता हूं। जब भी एग्जामिनर आपको बोले कि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो बेटा आप क्या करेंगे? आप जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 + 273 यानी 273 केल्विन के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपने कभी भी टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लेकर आना हो, तो हम क्या करेंगे? 273 उस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 373 केल्विन टेम्परेचर है, तो मैं क्या करूंगा? 373 में से 273 माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं, यू ऐड 273। जब आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा रहे हैं, यू सब्ट्रैक्ट 273, ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे हमारे पास यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन खत्म होती हैं। अब हम आगे क्या बात करेंगे? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? क्या नुकसानात हो सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड? और फिर इसके बाद हमारा पहला सेक्शन ऑफ द चैप्टर खत्म होगा। सो थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस, दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं बेटा। यू मस्ट हैव सीन द फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट इन पीसेस, ठीक है। और एक पीस से दूसरे पीस के दरमियान गैप रखा जाता है, ठीक है बेटा। क्यों गैप रखा जाता है? गर्मियों में हीट एनर्जी ज्यादा होती है, थर्मल एक्सपेंशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। और उस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बोथ पीसेज ऑफ फ्लाईओवर एक्सपेंड। और अगर उनके दरमियान गैप नहीं होगा तो बेटा क्या होगा? अगर मैंने इनिशियली दोनों पीसेस को यू रखा है, तो ये दोनों एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड होने की वजह से क्या होगा? ये दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। या तो आपका फ्लाईओवर क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। या तो हमारे पास क्या होगा? दोनों पीसेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। दैट इज वाई दो पीसेस के दरमियान एक सेफ डिस्टेंस रखा जाता है, ताकि हम उन्हें जगह दें। कल को ये एक्सपेंड करें तो इनके पास इनफ जगह तो हो एक्सपेंड होने की, ठीक है। तो गैप दिया जाता है। इन गैप्स को नाम दिया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट, सही है। ऐसे भी मेटल की सूरत में हमने एक्सपेंशन जॉइंट्स देखे होंगे अपने रोड्स पर, या एक पीस और दूसरे पीस के दरमियान फ्लाईओवर्स में छोटा सा मामूली सा गैप भी देखा होगा थर्मल एक्सपेंशन के लिए, कि कल को ये एक्सपेंड हो, जगह ना हो, कोई एक्सीडेंट बिल्डअप ना हो जाए। तो एक मरतबा पेपर में सवाल पूछा था, इसी तरह का एक रोड दिखाया हुआ था, ठीक है। और हमसे सवाल कर रहे थे कि बेटा व्हाई द एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नीडेड, ठीक है। 2 मार्क का जवाब। तो हमने जवाब क्या दिया? ऑन हीटिंग द मैटर एक्सपेंड, टू मेक श्योर द मैटर एक्सपेंड्स द स्पेस बिटवीन द टू पीसेस मस्ट बी अवेलेबल। 1 मार्क। सेकेंड मार्क क्या था बेटा? इफ द स्पेस इज नॉट अवेलेबल, दिस विल कॉज एन एक्सीडेंट। या तो फ्लाईओवर टूट जाएगा, या तो ओवरलैप करेगा तो गाड़ियां जो चल रही होंगी उनका एक्सीडेंट हो सकता है, सो ऑन, ठीक है बेटा। एक ये कॉन्सिक्वेंस हो गया।
दूसरा कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास इलेक्ट्रिक केबल्स का। आपने देखा होगा, वैसे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर गोइंग टू हैव द अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स। हो सकता है बहुत सारी जगहों पर हो भी, हो सकता है जैसे BHA फेज 8 में अंडरग्राउंड केबल्स हैं सारी, कोई भी मतलब खुली केबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मुल्कों में अंडरग्राउंड केबल्स होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज और मैंने देखा बैंकॉक इज अ मेजर मेगा सिटी, वहां पे भी अंडरग्राउंड केबल्स का काम होना शुरू हो रहा है। बट अगर हम अपने कराची की बात करें तो कराची में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव दीज टाइप ऑफ केबल्स जो कि पोल की, एक पोल से दूसरे पोल पे जा रही होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ बिट स्लिंग इन बिटवीन द टू पोल्स। वायर को थोड़ा सा स्लिंग में रखना होता है, थोड़ा सा झोल में रखना होता है। क्यों? ऑन कूलिंग मैटर कॉन्ट्रैक्ट। सर्दियां आएंगी तो वायर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर वायर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मैंने स्लिंग प्रोवाइड नहीं किया, बिल्कुल टाइट करके वायर बांध दिया, तो बेटा क्या होगा? वायर टूट जाएगा। ठीक है। तो आई रिमेम्बर वंस अपॉन अ टाइम आई वाज ट्रैवलिंग, एंड हम ट्रैवल कर रहे थे। बीच में रात होने वाली थी। ठीक है। पाकिस्तान में ही ट्रैवल कर रहा था मैं, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई मेरे ख्याल से बीच में कहीं रुकना चाहिए, इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल एट नाइट, क्योंकि दिन में तो ये होता है ना कि लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, दूर से आपको दिख जाएगा, रात में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है। एंड हम लोगों ने क्या किया, नियर बाय एक गांव आया, हमने पूछते पाछते उस गांव में गए, एंड वहां पे हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की दैट वी वांट टू, आई मीन, स्पेंड नाइट हियर, हम रात में ट्रैवल करना ही चाह रहे। अच्छे लोग थे, उन लोगों ने हमारे लिए इस इंतजाम किया, चारपाई वगैरह लगाई। ठीक है। एंड हम लोगों को चाय वाय पिलाई, खाना वाना खाया हमने, उसके बाद हम लोग लेट गए। अब जब मैं लेटा तो मैंने देखा सामने एक फार्मर, एक किसान, एक फेंस बना रहा है अपनी भेड़ बकरियों के लिए, एक फेंस बना रहा है। ठीक है। और वो फेंस पता है कैसे बना रहा था? लकड़ी का एक पीस जमीन के अंदर डिग करके। ठीक है। जैसे बकरा ईद में गाय आती है ना, तो आप किसी मतलब सॉफ्ट ग्राउंड में वो लकड़ी का पीस ठोकते हो। सही है। तो इस तरह डिग करके एक पीस डिग किया, दूसरे पीस डिग किया, और इन पीसेस को आपस में ज्वाइन कैसे कर रहा था? एक वायर इस तरह घुमाकर, खींच कर, यूं घुमाकर यूं आगे लेके जा रहा था। अब जब मुझे ये दिखाई दिया कि सर्दियों के दिन है, रात में वैसे ही इस तरह के रूरल एरियाज पे सर्दी और बढ़ जाती है, तो भाई मेरे अंदर मौजूद फिजिसिस्ट ने मुझे बोला कि यार आप जाके इसको समझाओ। वो वही मेरी गलती थी। मैं गया, मैंने जाके उसे समझाया, यार ये आप गलत कर रहे हैं, तार में थोड़ा सा है ना झोल रखे हैं, आप तार को टाइट करके ना बांधे। उसने मुझे यूं देखा, नीचे से ऊपर तक यूं देखा, बोल रहा है मेहमान हो, खाना पीना करो, जाओ। मैंने बोला यार ये तो बहुत बदतमीज फार्मर है। बेटा सही है, अब तुझे पता चलेगा क्या सीन होगा। तो हम सो गए। हमने बोला छोड़ो यार, मेरा फर्ज था समझाना। ठीक है। मेरा फिजिसिस्ट बोल रहा था कि इसे समझाओ, लेकिन फिजिक्स के हाथों इतना जलील हो गया, काफी है। मैं जाके सो गया। ठीक है। अब थोड़ी टाइम के बाद जो है ना, मेरी आंख खुली भेड़ बकरियों की आवाजों से। ठीक है। तो मैंने आंख खुली तो मैंने देखा, तो बकरियां हमारे करीब ही बा बा कर रही हैं। और जब मैंने फेंस की तरफ देखा, टू माय फेयर, फेंस टूट चुका था। अब मैंने बोला ये मेरा मोमेंट है ब्रो। अब कारमा तुम्हें हिट कर चुका है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कि तुम्हें क्यों समझा रहा था। तो मैंने देखा वो फार्मर वहीं पे बैठा हुआ था। मैं गया वहां पर, मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट। पहले तो उस बंदे ने मेरे ऊपर शक किया कि मैंने तोड़ा है। फिर मैंने बताया भाई मैं तो सो रहा था, सबसे पूछ लेते। लेकिन फिर मैं उसकी समझ में आ गया कि उसने पूछा आप मुझे पहले क्यों मना कर रहे थे, मैंने उसे यही सीन बताया। सर्दियों में बैटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह तो देते तुम तो वायर को टाइट करके बनाते थे कि कम तार इस्तेमाल हो। देखा, कम खर्चे के चक्कर में आपने बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ दी स्टोरी जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी, अपनी आप एक्सप्लोर की, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये कॉन्सिक्वेंसेस में आता है थर्मल एक्सपेंशन के। ठीक है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। घरों की दीवारों में हल्का फुल्का क्रैक आ जाना, बिकॉज लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल एक्सपेंड मोर, जिसकी वजह से क्रैक बिल्डअप हो जाता है। आपने अक्सर बेशतर नोट किया होगा, अगर आप हल्की क्वालिटी का ग्लास माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म करें तो वो भी क्रैक कर जाता है। ठीक है बेटा। तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन हमारे सिलेबस में ये दो डिस्कस हुई हुई हैं, एंड वी आर डन विद द थर्मल एक्सपेंशन। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। रायान, मेरे ख्याल से आप कोई सवाल पूछ रहे थे। अनाया। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I didn't understand thermal expansion, the definition you wrote. Can you explain it again? बेटा, जब आप मैटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो पार्टिकल्स पहले यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, सही है ना? अब जब आपने हीट Okay. एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं। नाउ पार्टिकल रिक्वायर मोर स्पेस। वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल Okay. पार्टिकल एंड देयर आर बिलियंस ऑफ पार्टिकल इन द मैटर, सही है बेटा? तो तमाम बिलियन पार्टिकल्स रिक्वायर नाउ मोर स्पेस, ठीक है? एंड दैट इनिशियल दैट additional space add up being the matter being expanded, सही है बेटा? Okay, thank you. रायान। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे देखिए गैसेस में जो है वो आपने कहा ना कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो सर उससे यही मतलब होगा कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का तो ये मतलब होगा कि सर वो लोग क्या कहते हैं उसको, जैसे सॉलिड्स में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसकी वजह से वो फोर्सेस जो है वो पार्टिकल्स को दूर जाने नहीं देती, यही है ना सर? जी। और गैसेस में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होने की वजह से पार्टिकल्स उस फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं जिसकी वजह से वो दूर चले जाते हैं और दैट्स वाई वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ऐसा ही है और सर ये बायोमेटालिक स्ट्रिप मुझे समझ नहीं आया ये कैसे एक्सपेंड हुआ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर उस वक्त। बेटा। बायोमेटालिक स्ट्रिप दो डिफरेंट मेटल्स पे है, ठीक है? अब दो डिफरेंट मेटल्स का मतलब है एक ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एक कम एक्सपेंड करेगा, ठीक है? इस डिफरेंस ऑफ एक्सपेंशन की बिना पर है ना वो बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है? तो इट बेंड्स जस्ट एट द राइट टेम्परेचर वी वांट इट टू बेंड। जैसे 70 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं चाहता मैं इस्त्री जाए, 70 डिग्री सेल्सियस पे बेंड हो गई, ठीक नहीं है? सर क्या कहती है वो ऑप्शन डी कैसे सही हुआ सर? आपने मैंने जब कनेक्ट हुआ तो आपने कहा ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो मुझे वो समझ नहीं कि ऑप्शन डी कैसे करेक्ट क्यों हुआ। बेटा, ये देखो, ये वाला रीजन पढ़ा है आपने? ब्रास जी एक्सपेंड्स जी मोर सर। देन आयरन, ये गिवन होगा। अब देख रहे हो, सी और डी, ए और बी तो सही नहीं हो सकता ना, इस पे एग्री करते नहीं हो? सर वो तो नहीं होता था, वो तो ओके। सी में डेफिनेटली है। देखो, ये स्ट्रिप बेंड कर रही है तो देखो आयरन का इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा आ रहा है, अच्छा। विच इज अगेंस्ट द स्टेटमेंट, सही है? और यहां पे देखो, ब्रास का इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा आ रहा है, विच इज इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सही है? ये सर। और सर आपने क्वेश्चन बताया था ना सर वो इसका, पता नहीं ये वाला कॉन्सिक्वेंसेस वाले में एक्सपेंशन जॉइंट का बताया था, वो क्वेश्चन आप जरा एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। बेटा, क्वेश्चन ये था, व्हाई डू वी नीड एक्सपेंशन जॉइंट ऑन द फ्लाईओवर्स? तो हमने जवाब ये देना है, हीटिंग पे एक्सपेंड होगा, स्पेस होनी चाहिए, 1 मार्क। अगर स्पेस नहीं होगी, इट विल कॉज एन एक्सीडेंट, 2 मार्क, ठीक है? सही है सर। रायान साबिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके चैप्टर से मुझे पूछना था कि जो आपने आयरन की जो आपने सर्किट ड्रॉ किया था उसके अंदर आपने एसी करंट यूज़ किया था, तो डीसी क्यों नहीं यूज़ कर सकते उसमें? डीसी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन हम डायरेक्ट अपनी मेन सप्लाई से कनेक्ट कर रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रही होती है, दैट इज वाई मैंने एसी किया है। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन ये था कि आपने जो थर्मिस्टर ड्रॉ किया था बायोमेटालिक स्ट्रिप के ऊपर, तो जब थर्मिस्टर नहीं है बायोमेटालिक स्ट्रिप, वो हीटर है। दिस तो वन इज उसमें हीटर, थर्मिस्टर कहाँ पर है? थर्मिस्टर नहीं है। नहीं है, चलो सही, ओके। थर्मिस्टर एसी वगैरह में इस्तेमाल होता है जहाँ पे प्योरली आप इलेक्ट्रॉनिक बेस वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन डायरेक्ट हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम कर रही है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि हम लोग एसी करंट डीसी करंट दोनों यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। तो एसी करंट तो हमें पावर सप्लाई में मिल रहा होता है, स्विच बोर्ड में आ रहा होता है। फिर जो हमारी डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, राइट? जी। उसके अलावा दिस वाज द कंफ्यूजन क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना उसको पढ़े हुए, इसलिए रिकॉल करना था। इसके अलावा आई ठीक है। वांट टू आस्क के इलेक्ट्रिक केबल्स एंड बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, ये दो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। एंड आपने कहा था कि पार्टिकल्स नॉट एक्सपेंड, इंस्टेड मैटर एक्सपेंड, ये बात भी मुझे समझ नहीं आई। सो दीज आर द थ्री क्यूरीज
if you can द resolve that. पार्टिकल एक्सपेंड, साइज ऑफ द पार्टिकल हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हीट प्रोवाइड करने पे मॉलिक्यूल्स छोटे बड़े नहीं हो रहे, बस दूर दूर हो रहे हैं या करीब करीब हो रहे हैं, सही है। पहली चीज क्लियर हो गई। Yeah. तो आपको एमसीक्यू दिया जाए कि ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल एक्सपेंड, ऑन कूलिंग मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रॉन्ग। सही है बेटा, हमेशा मॉलिक्यूल का साइज That सेम I रहेगा, expect. उनके दरमियान की स्पेसेस कम ज्यादा होती हैं, ठीक है बेटा। Hmm. दूसरी चीज आपने पूछा कि यहाँ पर बेटा जब ऑन कूलिंग सर्दियां आएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर मैंने डायरेक्ट बना के रखा, सही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वायर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जब वायर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा तो क्या होगा, ये वायर टूट सकता है, ठीक है। Yeah. यानी अगर मैं ये एडिशनल लेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्लिंग, तो वायर के टूटने का खतरा है ऑन कूलिंग सर्दियों में। क्लियर। और सर रोड जॉइंट्स तो आपने बताए थे कि अगर रोड्स को बीच में अगर गैप नहीं देंगे और वो रोड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फ्लाईओवर। हाँ, ये वाला मुझे दोबारा बता दें आप प्लीज। बेटा इनके दरमियान दो पीसेज है ना, ये फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, ये बीम के ऊपर एक पीस रखा हुआ है, फिर दूसरा बीम आ रहा है, हाँ। इसमें दूसरा पीस रखा हुआ है, सही है। अब इन दोनों पीसेस के दरमियान गैप होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरफ एक्सपेंड कर रहा है, ये इस तरफ एक्सपेंड कर रहा है। अगर इनके दरमियान गैप नहीं होगा तो क्या ये होगा बेटा, ओवरलैप हो तो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, या तो टूट जाएंगे या ओवरलैप हो जाएंगे, आप कोलैप्स हो जाएंगे। उसके अलावा कोलैप्स। सर लास्ट लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज द बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, ये क्या है? बेटा द बायोमेटालिक थर्मोस्टेट एक ऐसा सर्किट है विद इन द इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। आप ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक आयरन एक्सपीरियंस करते हैं कि इस्त्री करते हुए टिक की आवाज आई, बल्ब ऑफ हो गया, टिक की आवाज आई, बल्ब ऑन हो गया। तो बल्ब पहली मर्तबा ऑफ जब हो रहा है वो इस वक्त हो रहा है जब बायोमेटालिक स्ट्रिप अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच चुकी है और वो बेंड कर गई है, Okay. तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है, ठीक है। दिस मेड श्योर कि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर ना जाए, वरना कपड़ा जल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये होता है ना, टॉप मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर। डिफरेंट हमारे पास जितना रेंजेस होती हैं, जैसे आप इस्त्री पे देखेंगे सिलेक्टर में 1 2 3 4 5 सेलेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो हर एक सेलेक्टर का जब अलग ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हमारी जो आयरन है रीच कर जाती है तो वो उसकी लाइट बंद हो जाती है, एंड जैसे ही फिर उसको वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रीच करना होता है तो लाइट ऑन हो जाती है, राइट? नहीं बेटा, आप थोड़ा सा इसको गलत समझ रहे हो। लेट्स से मैंने बोला 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो कपड़ा जल जाएगा, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रिप बेंड कर जाती है, सर्किट इनकम्प्लीट हुआ, इसीलिए बल्ब ऑफ हो गया। क्लियर। ओके। अब थैंक यू। हीट एनर्जी नहीं मिल रही बायोमेटालिक स्ट्रिप को, तो वो कूल डाउन हो रही है, ठीक है। ऑन कूलिंग मैटर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जब वो कूल डाउन होकर 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। फिर सर्किट कंप्लीट हो या जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है। ओके, क्लियर। नाउ इट मेक्स सेंस। या थैंक यू। वेलकम मनाहिल। सर मुझे पूछना है कि इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं? एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग, गर्मियों में एक्सपेंड होते हैं, गर्मियों में स्लिंग बढ़ जाता है, ठीक है। और जो बीच में वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है? वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड दोनों होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, कुछ रिटन क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं बेटा। इनिशियली यूर टेलिंग अस अबाउट द एक्स्ट्रा क्लास एंड एटीपी स्केड्यूल। नहीं बेटा, एटीपी वगैरह के बारे में नहीं बात कर रहा था मैं। हाँ, मैं ये कह रहा था 4 क्लासेस होंगी, दूसरी आज है, 2 क्लासेस और होंगी। अब इन क्लासेस में हम जितना कवर कर सकते हैं कवर करेंगे। जैसे पिछली क्लास में कुछ पास पेपर रह गए थे तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में 2.1 के चैप्टर के फोल्डर में डाल दूंगा। बायोमेट्रिक स्ट्रिप फायर स्टार में हाँ हो सकती है, बट वी हैव बेटर टेक्नोलॉजी देन बायोमेटालिक स्ट्रिप। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बायोमेट्रिक। ये अभी बस 2 मरतबा मैंने एक्सप्लेन कर दिया या आई होप आपका ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया होगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट हाना, कि जो रिमेनिंग पास पेपर्स हैं वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, क्योंकि हम 2 घंटे से ऊपर क्लास लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। सर व्हाट वी आर डूइंग एमसीक्यू क्वेश्चन, द आंसर वाज डी, हाउ वाज डी नॉट सी। बेटा अभी मैंने ये चीज रायान को समझाई थी, आई होप आपने सुनी हो, क्योंकि
अक्सर और बेशतर आप लोगों के ना क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसी दौरान आप लोग सुन लिया करें। आई होप आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके मुताबिक ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो अपॉन हीटिंग यहाँ पे सी में आयरन का इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा आ रहा है, दैट इज वाई इट्स रॉन्ग। ठीक है, और ब्रास का इंक्रीज इन लेंथ यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट है। सही है बेटा। अगर हम मेटल्स माइक्रोवेव में रखें तो माइक्रोवेव की प्लेट क्यों क्रैक नहीं होती? मेटल ग्लास, मेटल ग्लास बेटा पहले तो मेटल माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए। वो ग्लास अलग किस्म का होता है, उसका नाम होता है पायरेक्स। पायरेक्स बहुत आला क्वालिटी का ग्लास होता है, और वो बहुत हाई टेम्परेचर्स को विदहोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो वो इतना एक्सपेंड ही नहीं होता कि वो क्रैक हो सके। ठीक है। How we will know how much gap we are to give the various variable weather effect? बेटा एक मतलब एवरेज गैप रखा जाता है, आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उस गैप को अंडरस्टैंड किया जाता है, एंड देन उसके मुताबिक वही गैप रखा जाता है। ठीक है, सो ये पूरी मतलब कैलकुलेशन बेस्ड मेजरमेंट बेस्ड सिनेरियो होता है। ठीक है, मतलब वो जो फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, दे नो विच हाउ मच डिस्टेंस दे शुड कीप, कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ऐसा भी ना हो कि बीम से पिलर से नीचे उतर जाए, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए एक्सपेंड हो गया, ऐसे भी ना हो कि वो ओवरलैप कर जाए। आई अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन जॉइंट सेंटेंस यू रोट अंडर अबाउट द ब्रिज, कुड यू एक्सप्लेन? कहाँ है? एक्सपेंशन जॉइंट एंड ब्रिज गिव स्पेसेस फॉर ब्रिज टू एक्सपेंड। बेटा दो गैप होता है ना, वो गैप क्या है? स्पेस है, ताकि ब्रिज एक्सपेंड कर सके। अगर गैप नहीं देंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो गैप देना लाजमी होता है। आई बेटा इन ड्राइव से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ड्राइव पे एक एक क्लास अपलोड हुई हुई है, तो आपसे कुछ गलती हो रही है मेरे ख्याल से। सारी चीजें अपलोडेड हैं ड्राइव पर। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्वेश्चन केम? ज्यादा कॉमन नहीं है बेटा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वापस एक्सप्लेन करने हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। बेटा आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर लेना, 20 मिनट्स का Q&A चला गया है छोटे से टॉपिक का। वैसे मैंने 2-3 मरतबा समझा दिया था, आई होप आपने देख लिया होगा। कम ही सवाल आते हैं बेटा इससे रिलेटेड, अब आगे बढ़ते हैं। रयान बेटा बोलो। देखो आप सेल्फ मॉनिटरिंग किया करो। हमारा Q&A जो है ना, छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट 20 मिनट ऊपर Q&A चला जाता है, तो पढ़ाने का जो टाइम होता है ना, वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। जी। सर सिर्फ एक ही सवाल है। सर क्या कहते हैं इसको, कूलिंग पे क्या कहते हैं इसको, वो सीधा हो जाता है बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है? जी सही है सर। ओके, अब हमारे पास दूसरा सेक्शन आ रहा है, और वो सेक्शन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? आसान लफ्जों में समझाऊं, मैं मैटर को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, मैं मैटर को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उस मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। ये कहलाता है हमारे पास क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप वर्ड स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हैं ना, ऑलवेज मेंशन यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। whenever in physics you see the word specific, it means include the discussion of unit mass 1 kg और 1 ग्राम। जो हमें यूनिट सिस्टम दिया हुआ है उसके मुताबिक हम 1 kg या 1 ग्राम यूज करेंगे। ठीक है बेटा। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जब भी बात हो, आपने क्या करना है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मैं 1 किलो पानी को कितनी ही एनर्जी प्रोवाइड करूं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। मैं 1 किलो कॉपर को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। मैं 1 किलो क्लोरीन गैस को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए। ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर की बात हो रही है, डज एनीवन नो व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर? क्या मतलब होता है टेम्परेचर का? डज एनीवन नो द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर?
जी बेटा, इन द चैट बॉक्स। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस सही है। थर्मल कंडीशन ऑफ एनीथिंग नहीं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज गुड। यही डेफिनेशन है थर्मल एक्सपेंशन की। टोटल हॉटनेस और कोल्डनेस कह सकते हैं। हीट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर माने? चलो मैं आपको बताता हूँ। हीट एंड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस नहीं है, दे आर रिलेटेड। द यूनिट ऑफ हाउ हॉट एंड कोल्ड बॉडी इज, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस भी ठीक है, सही है बेटा। देखो, हीट और टेम्परेचर में रिलेशन है। हीट हमेशा क्या होती है बेटा? हॉट टू कोल्ड ट्रेवल करती है। हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रेवल करती है। नाउ अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो बेटा हीट एनर्जी 100 से 0 पे ट्रेवल करेगी। अगर एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है 150 डिग्री सेल्सियस का, तो हीट हॉट से कोल्ड पे ट्रेवल करेगी। 150 इज हॉटर एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस। बट if we have 100 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बेटा अब हीट एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कोई हॉट कोई कोल्ड नहीं है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो थ्रू दिस आई एम एक्सप्लेनिंग कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रेवल करेगी। ये रिलेशन है इनके दरमियान, ठीक है। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, देयर विल बी नो हीट फ्लो। सही है, क्योंकि कोई हॉट और कोल्ड है ही नहीं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन आप लिख लो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एंड साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन बताई स्पेसिफिक कैपेसिटी की, वो भी लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एंड इसका फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास, ये यूनिट भी आ गया। वो फॉर्मूला है स्पेसिफिक कैपेसिटी, जिसे स्मॉल सी से लिखते हैं, वो बराबर है हीट रिक्वायर्ड, जिसे ई से लिख रहे हैं, कैपिटल ई से, मास एम से लिख रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा यूनिट्स में बात करूं, तो एनर्जी के यूनिट हो गए जूल, मास के यूनिट हो गए केजी, एंड टेम्परेचर के यूनिट हो गए केल्विन। बट देयर इज वन मोर यूनिट विच इज मोर कॉमन देन दिस, और वो क्या है बेटा? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ केल्विन, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर एज डिग्री सेल्सियस इन स्पेसिफिक कैपेसिटीज क्वेश्चन। सही है बेटा। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एंड विद दिस एक्सपेरिमेंट वी आर अबाउट टू मेजर द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड या फिर गैस। बेटा लिक्विड और गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी को निकालने का तरीकेकार एक ही है, ठीक है। तो या तो लिक्विड स्लैश गैस। बेटा दोनों लिक्विड्स और गैसेस को कंटेन करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, ठीक है। चाय को मुझे इस टम्बलर में कंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी को इस कंटेनर में कंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं घर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंक्शर लेकर आया, फायर एक्सटिंक्शर को अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे उस सिलेंडर में कंटेन करना पड़ रहा है। सही है बेटा। तो जब आपको मास ऑफ लिक्विड या मास ऑफ गैस चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एम्प्टी कंटेनर का मास मेजर करते हैं, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूं इसके अंदर कितनी चाय है। सबसे पहले मैंने खाली कप का मास मेजर किया, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर चाय डाली और चाय का और कप का मास, दोनों का मास एक साथ मेजर किया, ठीक है।
इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास ऑफ टी ओनली, मैंने क्या किया, जो फिल्ड कंटेनर का मास है उसमें से एम्प्टी कंटेनर के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ मेरे पास सिर्फ चाय का मास आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप लिक्विड एंड गैसेस को डील कर रहे हो, on you want to find out the mass, first you measure the mass of empty container, then you measure the mass of filled container, then subtract both। सही है बेटा? अच्छा, अब देखो ये मैंने एपरेटस कैसे सेटअप किया हुआ है। बेटा एपरेटस सेटअप किया हुआ है हमने कुछ इस तरह, हमने इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये रॉड वाला हीटर भी कहलाता है, नॉर्दर्न एरिया तो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन इट्स अ बिट डेंजरस। तो रॉड वाला हीटर मैंने इस्तेमाल किया और इसको बेटा इलेक्ट्रिसिटी से मैं एनर्जाइज कर रहा हूँ। क्या चीज मुझे दिमाग में लेके चलनी है एजम्पशन, कि जितनी हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो हीटर को, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ अंदर मौजूद पानी को मिल रही है। ये एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑल द हीट प्रोवाइडेड, all the electricity provided to the heater is converted into heat energy which is all absorbed by water। सही है बेटा? तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। सही है, या ये कह लो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, एंड दैट इज हाउ एनर्जी बनती है पावर इनटू टाइम। डज एनीवन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर पावर फ्रॉम 4.4? चैप्टर 4.4 पे इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर का, आईवी आईवी आईवी, परफेक्ट। तो पावर है आईवी और टाइम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, सिंस मैं कह रहा हूं सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, तो बेटा हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? आईवीटी, ई इक्वल्स टू आईवीटी। सही है बेटा? तो देखो इस वाले फॉर्मूला में मैंने ई की जगह क्या पुट कर दिया? आईवीटी। सही है, तो ये हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना लिया। अब जरा सुनना आ गया आगे क्या बात हो रही है। बेटा मैंने बोला करंट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर प्लेस्ड इन सीरीज। ये रहा एमीटर, करंट हम एमीटर से मेजर कर लेंगे। वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर प्लेस्ड इन पैरेलल। व्हेन यू स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, स्टार्ट द स्टॉपवॉच। व्हेन यू एंडेड द एक्सपेरिमेंट, स्टॉप द स्टॉपवॉच। और स्टॉपवॉच जो आपको टाइम बता रहा हो वो आप यहाँ पे पुट कर दिएगा सेकंड्स में। ठीक है, तो हमने C इक्वल्स टू आई वी टी अपॉन एम डेल्टा टी। करंट एमीटर ने मेजर कर लिया, वोल्टेज वोल्टमीटर ने मेजर कर लिया, टाइम स्टॉपवॉच ने मेजर कर लिया। ठीक है, मैथ्स में आपको निकालना बता चुका हूं। बिफोर यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, मेजर द मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, देन मेजर द मास ऑफ फिल्ड कंटेनर, देन सब्ट्रैक्ट बोथ। सही है बेटा? एंड व्हेन यू स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व द थर्मोमीटर रीडिंग, and when you end the experiment, again observe the thermometer reading। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करके डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालो, वो यहां पुट कर देना। सही है बेटा? एंड दैट इज हाउ वी यूज दिस apparatus to measure all the required things which are used to calculate the specific capacity। अभी लिखवाता हूं। अच्छा अब सुनो, थर्मोमीटर मैंने क्लैंप किया है यूजिंग रिटॉर्ड स्टैंड या क्लैंप स्टैंड, ताकि थर्मोमीटर डायरेक्ट पानी के अंदर डिप रहे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कांटेक्ट ना बनाए, वरना पानी के बजाय कंटेनर की वॉल्स का टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, और ये एक डिवाइस है विच इज नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ सिलेबस, पहले सिलेबस का पार्ट होता था, दैट इज नोन एज मैनोमीटर। ये बस ये बता रहा है कि मेक श्योर जितना प्रेशर इनसाइड है उतना ही प्रेशर आउटसाइड हो, ताकि हम एक फेयर एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, वो स्टेप्स जो मैंने आपको वर्बल बताए थे, अब मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो देखिए मैंने क्या बोला, मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर, उसे मैंने M1 का नाम दे दिया। फिर मैंने बोला मेजर द मास ऑफ फिल्ड कंटेनर, उसे मैंने M2 का नाम दे दिया। फिर मैंने बोला दोनों मैसेज को सब्ट्रैक्ट करें ताकि मास ऑफ वाटर मिल जाए। देन हमने बोला इनिशियल टेम्परेचर मेजर करें। ठीक है, हीटर को स्विच ऑन करें और उसी वक्त स्टॉप वॉच ऑन कर दें। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग्स लें, फाइनल टेम्परेचर 5 मिनट के बाद लें। ठीक है, एंड इनिशियल फाइनल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट करें, आपको डिफरेंस इन टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, हमें करंट की रीडिंग मिल गई, वोल्टमीटर की रीडिंग मिल गई, स्टॉप वॉच की रीडिंग मिल गई,
मास हमने मेजर कर लिया, डिफरेंस इन टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया, सारी वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, वी गेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर. दैट इज हाउ विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट्स of current voltage, time, mass, difference in temperature, we calculate the specific capacity. सही है बेटा. तो ये भी सेक्शन छोटा सा था, कंप्लीट हुआ. जल्दी से इसका क्वेरी सेशन हम लोग रैप अप करते हैं, इसके बाद हम तीसरा सेक्शन करेंगे. हमारी क्लास, क्योंकि अभी कुछ सवाल आने वाला है, सर क्लास कब तक है बता दूं भाई, 8 बजे तक क्लास है. इब्राहिम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर तीन क्वेश्चंस हैं जी सर. बेटा बेटा. हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो हम लोग को डेफिनेशन बताई, उसमें लिखा होता है डेफिनेशन के अंदर यूनिट मास. तो अगर एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग यूनिट मास ही लिखें या फिर किलोग्राम या फिर ग्राम लिखें? बेटा यूनिट मास इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी गिवन बाय एग्जामिनर. तो एग्जामिनर आपके पेपर में यूनिट मास देखेगा, ही विल बी मोर देन हैप्पी. बस ठीक है. एंड जो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट बताया था, उसमें अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो हम लोग जूल पर किलोग्राम केल्विन और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस दोनों लिख सकते हैं ना? दोनों लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर बराबर ही आएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है और 200 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है बेटा? 100. 100. अब जरा सुनो, मेरे पास 373 कैल्विन है, मेरे पास 273 कैल्विन है, तो इनका डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है? अगेन 100. 100. अब ये 373 क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस. हम्म. सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. 100 डिग्री सेल्सियस होगा सॉरी शायद. सॉरी, एक मिनट रुको. 100, 200, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा 373 कैल्विन, और 200 डिग्री सेल्सियस होगा 473 कैल्विन. ठीक है. तो इनका भी डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना होगा? 100. 100. तो वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है. तो आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो. एंड सर, ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट आपने दिखाया कंटेनर वाला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का था, इसके अंदर हम लोग हीट लॉस को कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना. मैंने क्या बोला? एज्यूम दैट ऑल द हीट प्रोवाइडेड फ्रॉम द हीटर इज कंज्यूम्ड बाय वाटर, नन ऑफ बस द ठीक. हीट इज लॉस्ट इनटू द थैंक यू. सराउंडिंग. ठीक है. हादिया. हादिया. टू अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन. सर. जी हादिया बोलो. सर मैं ये पूछ रही थी कि आप रिकॉर्डिंग जो है वो कब तक आप अपलोड करेंगे? बेटा ये 2 घंटे का लेक्चर है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, तो 8:30 तक अपलोड हो जाएगी. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू. वो मुझे दरअसल जाना था ना, इसी वजह से पूछ रही थी मैं. ओके. क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस. वन, कैन वी बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस एंड व्हाट वाज द अजम्पशन अगेन? नहीं बेटा, ड्रॉ करने को मुश्किल ये बोले, बट अगर बोलता है तो ये रफ डायग्राम आप बना सकते हैं. ठीक है, माइंड में रखें. एंड अजम्पशन ये है, नो हीट इज लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग. ठीक है. द एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सेम. अब मनाहिल ये सॉलिड और लिक्विड और गैसेस का है. सॉलिड में बस ये जो हम कर रहे हैं ना, एम्प्टी कंटेनर का मास मेजर करो, फिल्ड कंटेनर का मास मेजर करो, सबट्रैक्ट करो, ये नहीं करना होगा. डायरेक्ट सॉलिड का मास मेजर कर लो. ठीक है. क्योंकि सॉलिड को कंटेन थोड़ी करना होता है. ठीक है. अच्छा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट सिलेबस में है. अब यार इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं पढ़ाता हूँ. द थिंग वी स्टडीड विद द थिंग which we studied, the steps of using apparatus, such kind of question. Yes beta आता है. Electrical energy is converted to thermal energy in the example of heater. Yes beta, बिल्कुल. Ryan. सर क्या कहते हैं इसको, सर ये ज्यादातर सॉलिड्स का पूछते हैं या लिक्विड गैसेस का ही ज्यादा पूछते हैं? मैंने लिक्विड का सवाल देखा था, बट मैंने आपको तीनों के एग्जांपल्स बता दिए. तो सर ये कहाँ लिक्विड एंड थ्योरी में देखा था, एटी में देखा था आपने सर? थ्योरी में. सर थ्योरी में कैसे? वो पूरा पूरा बस एक्सपेरिमेंट का खुद ही? पार्ट नहीं है. नहीं सर ऐसे है तो तो, बट लेकिन थ्योरी सर में लाइक थ्योरी में पूछने वाले आ कैसे सवाल ही सकता है खत्म हो सवाल? जाएंगे. नहीं सर, आ कैसे सकता है ऐसे थ्योरी में? क्यों नहीं आ सकता बेटा? सिलेबस का पार्ट है. इट्स नहीं सर, मैं ऑल्टरनेटिव टू जैसे पूछ रहा हूँ। प्रैक्टिकल के सवाल भी तो थ्योरी जैसे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. नहीं सर, जैसे कि मेरा सवाल है कि जैसे कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वो वहाँ पर बोलेगा, फिर जैसे देखिए सर थ्योरी में जैसे वो बोल सकते हैं कि ये आप चेंज इन मास की वजह करें, लाइक ऐसे सवाल में पूछा था कि ऐसा आता है, पूरा एक्सपेरिमेंट लिखने को आता है? बेटा पूरा प्रोसीजर लिखने को आ रहा है.
ठीक है। सो आ सकता है, दोनों में आ सकता है। अगर हम इस तरह लिमिटाइज हो जाएंगे कि एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चंस में ना पूछें तो फिर तो एग्जामिनर पेपर ही नहीं बना पाएगा। ठीक है, सही है सर। ओके। चले बेटा आगे बढ़ते हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्टेट चेंज। तो स्टेट चेंज में सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज की, एंड साथ के साथ स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, कुछ बच्चे बोलते हैं इट्स द पार्ट ऑफ द सिलेबस। मेरा मानना ये है, एक डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लें, उसको समझ लें, कंफ्यूजन ही किल हो जाएगी। कल को अगर ये पेपर में आ जाता है, वी विल बी आंसरिंग, हम इसका जवाब दे पाएंगे। सही है बेटा। तो अगेन देखो, वर्ड स्पेसिफिक है तो हमने क्या डिस्कशन इंक्लूड करना है, यूनिट मैथ्स। ठीक है। एंड जो वर्ड लेटेंट है ना, इसका मतलब है हिडन, छुपा हुआ। तो बेटा क्या छुपा हुआ है, समझाता हूं। जब स्टेट चेंज होता है ना, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं आता, थर्मोमीटर की रीडिंग सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं देख पा रहे, वो हमसे छुपा हुआ है। दैट इज वाई इसे लेटेंट कहते हैं, टू लाई हिडन। सही है बेटा। अब ऐसा क्या हो रहा है, जब लिक्विड यानी पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो थर्मोमीटर की रीडिंग क्यों नहीं बदल रही। ठीक है। जब आइस स्टीम में वाटर में कन्वर्ट हो रही है, थर्मोमीटर की रीडिंग क्यों नहीं बदल रही। जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, थर्मोमीटर की रीडिंग क्यों नहीं बदल रही। इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द स्टेट चेंज all the heat is required to use to move the particle away from each other or closer to each other। बेटा पार्टिकल्स को एक दूसरे को दूर करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ऑल द हीट इज यूटिलाइज्ड इन मूविंग द पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टू ब्रेक बॉन्ड्स। और कोई हीट एनर्जी बेचारे थर्मोमीटर के लिए बचती ही नहीं है, सारी की सारी मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर लेते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग में, बॉन्ड मेकिंग में। ठीक है। एंड दैट इज वाई थर्मोमीटर की रीडिंग चेंज नहीं होती। सही है बेटा। अब दूसरी चीज, फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम बात करें, तो मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक का मतलब वी विल इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ यूनिट मास। लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हम चेंज इन स्टेट की बात करेंगे, बट इसके दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो डेफिनेशन क्या बनती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। amount of heat required to change the state of unit mass without change in temperature is called specific latent heat। जी बेटा, मैंने माइक्रोफोन ऑफ किया हुआ है। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा था किसी का, फौरन जमीन पे लेट के मचलना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने पहने हुए है ना। ओके। अच्छा जी, अब सुनो फॉर्मूला कैसे बनता है। बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा, सी इक्वल्स टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक है। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है। और इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूं E इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। This is easier. Students find it easy to remember the formula in this format.
E इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये जबान पे इजीली आ जाता है, जबान पे इजीली चढ़ जाता है। C इक्वल्स टू Q, सॉरी C इक्वल्स टू E ओवर M डेल्टा T। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो E इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये इजीली जबान पे चढ़ जाता है। तो आप ये फॉर्मूला इस तरह याद रख सकते हो। फिर जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसको सब्जेक्ट बनाओ एंड फॉर्मूला को रिफ्रेश कर लो। नाउ इफ आई एम कीपिंग दिस फॉर्मूला इन फ्रंट, that E equals to MC delta T, एंड विद दिस फॉर्मूला मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला बनाता हूं, तो बेटा एनर्जी की जगह एनर्जी रहेगी, मैस की जगह मैस ही रहेगा। वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी तो C रखा, C फॉर कैपेसिटी तो C रखा। यहां पे स्पेसिफिक लेटेंट हीट है तो हम L रख रहे हैं। और बेटा इसके दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बन गया, E इक्वल्स टू ml। सही है बेटा। तो अगर एग्जामिनर बोलता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालो तो क्या होगा, E बाय M, एंड इसके यूनिट क्या होंगे, जूल पर केजी। ठीक है बेटा। तो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। अब बेटा स्पेसिफिक लेटेंट हीट की ना हमारे पास दो तरह की डेफिनेशंस अलग अलग आती है। मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी द जनरल टर्मिनोलॉजी। अब इसमें आती हैं दो हमारे पास डिफरेंसेस या दो क्लासिफिकेशंस। वन इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द अदर इज नोन एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है बेटा। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। When you talk about specific latent heat of fusion, that is a state change which occurs between solid and liquid और वाइस वर्सा। मतलब जब आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड स्टेट चेंज की बात कर रहे होते हो, वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और जब आप लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड की स्टेट चेंज की बात कर रहे होते हो, दैट कम्स अप इन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही है बेटा। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज बेसिकली द स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द स्टेट चेंज बिटवीन लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। अब जरा सुनो, मैंने आपको इस लेवल पे ट्रेन किया कि आप इसकी डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है वो आइडेंटिफाई कर सको। बेटा जल्दी मुझे बताना, आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में ही बताना है सिर्फ, स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो क्या इंक्लूड करूं, यूनिट, मास। सही है बेटा। लेटेंट हीट आ जाए तो क्या दो बातें इंक्लूड करूं, लेटेंट हीट आ जाए तो क्या दो बातें इंक्लूड करूं, स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट। सही है। और दूसरी बात क्या इंक्लूड करूं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, कौन जीरो हो या ना हो। सही है, दो बातें हो गई। और फ्यूजन आ जाए तो क्या बात इंक्लूड करूं, फ्यूजन आ जाए तो सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा, सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा। यानी इस डेफिनेशन में हम ये चार बातें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन सुनो क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। amount of heat required to turn matter from solid to liquid or vice versa of unit mass without change in temperature। सही बात है बेटा, परफेक्ट डेफिनेशन, कूल। सो अब इसी तरह स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन में क्या करेंगे, सेम डेफिनेशन रखेंगे, बस क्या लिखेंगे, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल स्पेसिफिक डेफिनेशंस बना दी, एंड दैट्स इट फॉर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ठीक है। तो आप फिगर आउट कर रहे होंगे 2-3 मिनट का एक टॉपिक था, तो इसके ऊपर हम क्या कंफ्यूजन बिल्डअप करें, इज इट द पार्ट ऑफ सिलेबस और नॉट। सही है बेटा। अब हमारे पास और मजीद डिस्कशन आ रहा है स्टेट चेंजेस के बारे में, लेट्स गो विद इट। एंड अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बेटा हाउ डू यू डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट अगेंस्ट
वो 2 मार्क्स। कैसे मेल्टिंग पॉइंट को 2 मार्क्स के अगेंस्ट डिफाइन करोगे? द लेवल ऑफ टेम्परेचर व्हेन सॉलिड स्टार्ट्स टू बिकम लिक्विड 1 मार्क मिलेगा, सॉलिड टू लिक्विड 1 मार्क मिलेगा, सॉलिड टू लिक्विड 1 मार्क मिलेगा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अनूद, दोनों मार्क्स मिलेंगे। अनूद ने जो बात की है, इस बात पे अगर हम ऑब्जर्व करें, इन्होंने बोला सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज है 1 मार्क, एंड सेकेंड मार्क उन्होंने बोला है स्पेसिफिक टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट एक खास टेम्परेचर है, यानी आप आइस को हीट अप करना शुरू करो और जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी तो ही मेल्ट होगी। ठीक है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड मेल्ट्स, द स्पेसिफिक टेम्परेचर ज्यादा बेटर है, द फिक्स टेम्परेचर ज्यादा बेटर है, द पॉइंट एट विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्टेट ऑफ चेंज। द पॉइंट ना बोलो, द स्पेसिफिक टेम्परेचर बोलो रायन। इट्स सर आई ऑल्सो मेंशन लेवल ऑफ टेम्परेचर। लेवल ऑफ टेम्परेचर इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड बेटा, आप बोलो फिक्स टेम्परेचर। सही है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, परफेक्ट, सही है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, मुझे जल्दी बताओ, मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मेल्टिंग? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, परफेक्ट। तो अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो ऑपोजिट स्टेट चेंजेस सेम टेम्परेचर पर होते हैं, यानी मैं आइस को हीटअप करूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगी, और मैं पानी को कूल डाउन करूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा। सही है बेटा, थैंक यू सो मच। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे अकर करता है। Similarly, we know about boiling. The specific temperature at which liquid turns into gas is called boiling point. ठीक है बेटा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सही है बेटा। एंड दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की है बेटा, अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो बॉइलिंग और कंडेंसेशन सेम टेम्परेचर पर होती है। बॉइलिंग का ऑपोजिट क्या होता है? कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, तो इफ अ सब्सटेंस इज प्योर, ऑपोजिट स्टेट चेंजेस अकर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग के बारे में भी बात कर ली। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, थोड़ी सी चीजें बची हैं। हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व की बात करेंगे, हम एवोपरेशन की बात करेंगे, एंड विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवोपरेशन, देन ये चैप्टर खत्म है। ओके, तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास क्या, विल टॉक अबाउट द हीटिंग कर्व, विल टॉक अबाउट द कूलिंग कर्व। सही बेटा, चलो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हीटिंग कर्व, तो बेटा हीटिंग कर्व में मैं क्या दिखा रहा हूं? हीटिंग कर्व में मैं आपको जो ट्रांजिशन बता रहा हूं वो ट्रांजिशन है हमारे पास क्या, आइस से वाटर से स्टीम। एंड कूलिंग कर्व में जो आपको ट्रांजिशन में दिखा रहा हूं वो क्या है बेटा, स्टीम से वाटर से आइस। ठीक है बेटा, अब देखना जरा, इनिशियली द सब्सटेंस यू हैड वाज एट -20 डिग्री सेल्सियस एंड ये थी आइस। ठीक है बेटा, तो ए से बी के दरमियान हमारे पास क्या थी, आइस। ठीक है, बी पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंची जब आपने आइस को हीट अप किया, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग अकर हुई। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या होगा, हमारे पास कुछ आइस होगी जो अभी मेल्ट नहीं हुई है, और जो आइस मेल्ट हो चुकी है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है बेटा, एंड ड्यूरिंग द स्टेट चेंज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल रही है। ठीक है बेटा, पॉइंट सी पे वाटर सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई है, तो बेटा पॉइंट सी के बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है, एंड दिस इज द स्टेज वेयर वाटर्स टेम्परेचर इज बीइंग राइजिंग। ठीक है, पॉइंट डी पे जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी, यानी यहाँ पर कुछ पानी जो बॉयल हो चुका है वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होगा, और बाकी हमारे पास वाटर स्टेट में ही होगा। ठीक है, अगेन स्टेट चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एग्जांपल हो गई, और ये हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एग्जांपल हो गई। एंड बियॉन्ड ई
ऑल द वाटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टीम, तो सारी की सारी क्या होगी, स्टीम होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, एग्जामिनर कभी इस ग्राफ को कर्व की सूरत में देता है, कभी बिल्कुल स्ट्रेट बना देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सवाल है अभी, इसमें ग्राफ को उसने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया है, इस तरह यूं। ठीक है, यूं बिल्कुल स्ट्रेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसा वो शेप दे वैसा फॉलो करिएगा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए पे सारी की सारी क्या थी, स्टीम। ठीक है, बी पे स्टीम स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। सही है बेटा, तो कुछ वाटर है जो स्टीम में, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, और कुछ स्टीम है। एंड यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। सी पे सारा का सारा स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर इज बीइंग कूल डाउन। जब वाटर कूल डाउन होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू आइस। तो यहाँ पे कुछ वाटर होगा, कुछ आइस होगी। सही है बेटा। एंड स्टेट चेंज के दौरान कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। पॉइंट ई पे सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है, एंड पॉइंट ई के बियॉन्ड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल होगा, आइस। तो दीज आर द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, जिनकी डिटेल्स मैंने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ सब यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। सही बेटा। तो आफ्टर दैट वील मूव टूवर्ड्स एवोपरेशन, एंड देन ये बॉइलिंग वर्सेस एवोपरेशन का कंट्रास्ट बिल्डअप करेंगे। नाउ बेटा, if I ask you guys to define evaporation, how do you guys define evaporation? Specific temperature at which liquid converts to gas? नहीं बेटा, specific temperature नहीं होगा। That is the huge difference between boiling and evaporation. Boiling occurs at a specific temperature, that is 100 degrees Celsius, but yes, liquid to gas at any temperature. Change of state from liquid to gas at any temperature. सही है बेटा, perfect, perfect. Change of state from liquid to gas at any temperature, point at which liquid converts to gas at a temperature lower its boiling point. Lower its boiling point भी कह सकते हैं। सही है, perfect. The process where liquid converts to gas occurring the below temperature। सही है, ठीक है। सो ये डेफिनेशन भी सही है, लेकिन अगर बिल्कुल आसान लफ्जों में डेफिनेशन बताएं तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, एंड दिस अकर्स एट एनी टेम्परेचर, दैट्स व्हाट यू कॉल एवोपरेशन। ठीक है बेटा। तो a change of state from liquid to gas which occurs at any temperature is called evaporation। अब होता क्या है एक्चुअली एवोपरेशन में? ठीक है बेटा, एवोपरेशन में होता ये है कि जब सराउंडिंग की हीट सरफेस मॉलिक्यूल्स को मिलती है, दे रिसीव हीट एनर्जी, बिकम मोर एनर्जेटिक। ठीक है, एंड दे गेट इनफ एनर्जी दैट दे लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मेरी बात सुनो, द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द liquid, they receive energy from the surrounding, becomes more energetic, and they leave the surrounding. They leave the surface of the water and they leave into the surrounding. तो बेटा वो मॉलिक्यूल जो एनर्जेटिक थे, यानी हॉटर मॉलिक्यूल थे जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब की थी, वो चले गए, पीछे कौन बचा? कोल्डर मॉलिक्यूल्स। एंड दैट इज व्हाई ऑपरेशन गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट। अगर मेरे पास यहाँ पर एक परफ्यूम रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर परफ्यूम रखा हुआ है व्हाइट मस्क, इधर आओ, ये देखो भाई, ये कौन आया? ये देखें, मामू इनके लिए कितना खूबसूरत यूनिकॉर्न वाला बैग लाए। सलाम करो, हाय करो, हाय, आओ दिखाओ ये वाला, ये देखो यूनिकॉर्न वाला खूबसूरत सा बैग आया इनका, हाय करो, हाय। चल, भाग जाओ, भाग जाओ। ओके, तो ये मेरे पास परफ्यूम रखा हुआ है। अब इस परफ्यूम को अगर मैं स्प्रे करता हूं, आई फील कोल्ड। क्यों हो रहा है? समझे, जैसे ही इट स्ट्रक माई स्किन, ठीक है,
molecule at the surface, instantly they received from the heat from the surrounding and they left into the surrounding. Heated molecule, higher energetic molecules चले गए, पीछे कौन बचा? Colder molecule. That is why it instantly gave me cooling effect. तो पेपर में सवाल आता है, explain how evaporation gives us cooling effect. तो हम क्या बोलेंगे? Molecule at the surface receive heat from the surrounding becomes more energetic. ठीक है बेटा? And leave into the surrounding. ठीक है? दूसरा मार्क, leaving lesser energetic molecules behind. And this is the reason evaporation gives us cooling effect. सही भाई? तो what are the factors on which evaporation depend? अब हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है बेटा? evaporation किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो मैं अगर आपको समझाऊं what are the factors on which evaporation depend, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ. जब मैं बच्चा था, जब मैं स्कूल जाता था, सही है, तो मेरी अम्मी who does not know that much physics, लेकिन उनका प्रोसेस सुनना है, उस प्रोसेस से आपको समझ में आएगा. आई एम श्योर आपकी मदर भी यही प्रोसेस फॉलो करती होंगी. सबसे पहले क्या होता था, मैं गर्म चाय नहीं पीता, मैं थोड़ी सी ना मुनासिब टेम्परेचर पे चाय पीता हूँ. अभी यहाँ पे भी मैं चाय रखी हुई थी ना, मैं इसका कप खोल के इसको रख दिया था ताकि ये मुनासिब टेम्परेचर पे आए. जब ये मुनासिब टेम्परेचर पे आई फिर मैंने चाय पी. सही भाई? तो व्हाट शी यूज्ड टू डू वो बताता हूँ. वो सबसे पहले चाय को कप से निकाल के एक बोल में डाल देती थी. ठीक है? तो जब आप चाय को कप से निकाल कर एक बोल में डाल रहे हैं तो बेटा क्या किया हमने? सरफेस एरिया बढ़ा दिया. ठीक है? when surface area is more the evaporation increases, rate of evaporation बढ़ जाता है surface area ज्यादा हो. आपने चाय के पठान के होटल पे भी देखा होगा कि वो चाय को सॉसर में निकाल के जो है ना लोग पी रहे होते हैं और बहुत खुश जिंदगी जी रहे होते हैं वो. सही है भाई? तो सरफेस एरिया बढ़ा होगा, एवोपरेशन बढ़ जाएगी, पहला. दूसरा, व्हाट माय मदर डज, पंखा खोल देते हैं. ठीक है? वो जो बोल है वो पंखे के नीचे रख दिया. ठीक है? तो पंखे नीचे रखने से क्या होगा? मॉलिक्यूल नाउ मेक मोर कांटेक्ट. जितने ज्यादा हीट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग कांटेक्ट बनाएंगे वो उतना हीट एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल को मिलेगी और सराउंडिंग में मूव करते जाएंगे. ठीक है? तो इफ यू इंक्रीज दिस विंड स्पीड, evaporation increases. सही है? आपकी शर्ट गीली हो रही है, ठीक है, हवाएं चलना शुरू हो जाएं, जल्दी सूख जाएगी बिकॉज ऑफ evaporation increases with wind speed. तीसरा, what my mother does, बेटा जिस बोल में अम्मी ने चाय डाली है उस बोल को एक और बड़े कंटेनर में डाला जाता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? कोल्ड वाटर. सही है? तो क्या हुआ बेटा? आपने यहाँ पे क्या किया? डिफरेंस इन टेम्परेचर बढ़ा दिया. पहले जो हीट एनर्जी दाया हो रही थी वो सराउंडिंग में दाया हो रही थी. कैसे दाया हो रही थी बेटा? चाय का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग का 30 डिग्री सेल्सियस था, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ रहा था हमारे पास? 40 डिग्री सेल्सियस. अभी क्या हो रहा है? पानी का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस और चाय का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ गया? 66 डिग्री सेल्सियस. और जितना ज्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है उतनी एवोपरेशन होती है. एक और एग्जांपल से समझाता हूं. ठीक है? वो ये, आप कॉरिडोर से क्लास में आते हैं, कॉरिडोर में गर्मी है, क्लास में एसी चल रहा है. ठीक है? आपको इंस्टेंटली ठंडा फील होता है. ठीक है? दूसरी एग्जांपल, आप प्ले एरिया से 1 घंटा खेल कर धूप में कॉरिडोर से होते हुए क्लास में आ रहे हैं. तो बताओ, कॉरिडोर से क्लास में आने के बाद और प्ले एरिया से क्लास में आने के बाद किस सिचुएशन में यू फील मोर कोल्डर? कॉरिडोर टू क्लास या फिर प्ले एरिया टू क्लास? प्ले एरिया टू क्लास. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीट अप हुई हुई है. और क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीट अप हुई हुई है तो बेटा क्या हो रहा है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जब आप कॉरिडोर टू क्लास जा रहे हैं तो बेटा आपकी बॉडी का टेम्परेचर था, कॉरिडोर को सीडी कह देते हैं, कॉरिडोर टू क्लास आपकी बॉडी का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, क्लास का टेम्परेचर था 16 डिग्री सेल्सियस. सही है बेटा? तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना आ रहा था? 24 डिग्री सेल्सियस. सही है बेटा? लेकिन आप प्ले एरिया से क्लास में आ रहे हो तो आपकी बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची हुई है हीटअप होने की वजह से.
एंड क्लास का टेम्परेचर वही 16 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 34 डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा उतनी ज्यादा एवोप्रेशन यू विल एक्सपीरियंस, उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट यू विल एक्सपीरियंस। ठीक है बेटा, तो ये 3 तरीके तो मेरी मदर फॉलो करती थी जब वो मुझे चाय पिलाने के लिए चाय देती थी। सही बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ड्राइनेस ऑफ एयर ज्यादा हो, गर्मियों में शर्ट जल्दी सूख जाएगी, सर्दियों में शर्ट देर से सूखेगी। सही है, तो ड्राइनेस ऑफ एयर ज्यादा होगी तो एवोप्रेशन ज्यादा होगी। एंड फाइनल फैक्टर ऑफ एवोप्रेशन इज नेचर ऑफ लिक्विड। बेटा दिस परफ्यूम, ठीक है, इसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। सही है बेटा। एंड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है वाटर के मुकाबले में। आई थिंक अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। तो वो लिक्विड विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसके लिए इजी होता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी ऑपरेशन का कूलिंग इफेक्ट इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पानी का ऑपरेशन रेट कम है अल्कोहल के मुकाबले में। सही है, अल्कोहल ज्यादा एवोपरेट होता है बिकॉज इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। सही है बेटा, तो ये 5 फैक्टर्स हम लोगों ने एवोपरेशन के बारे में लिखने हैं। And we have only one thing left in the theory of this chapter is to draw a difference between boiling and evaporation. सही बेटा, तो मैं आपको 6 फैक्टर्स बताऊंगा जिसके थ्रू we differ the boiling with evaporation. Boiling and evaporation are different methods. ये 6 तरीके कार से मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहला डिफरेंस वो ये कि evaporation is a cooling process जबकि boiling is a heating process। ठीक है, evaporation gives us cooling effect जबकि boiling gives us heating effect। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, evaporation is a slow process of converting liquid to gas जबकि boiling is a very fast process of converting liquid into gas। ठीक है, आप बॉइलिंग पानी बॉईल करने रखो बहुत जल्दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन आप ऑपरेशन पे रखो उतना ही पानी 4-5 दिन लगा देगा लिक्विड से पूरा गैस में कन्वर्ट होने में। सही है। तीसरा, ऑपरेशन में सराउंडिंग हीट रिक्वायर्ड होती है जबकि बॉइलिंग में हमारे पास क्या होती है बेटा, एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड होती है, हमें फ्लेम प्रोवाइड करना होता है, हॉट प्लेट पे रखना होता है। चौथा, एवोप्रेशन में बबलिंग नहीं होती बट व्हेन वाटर बॉइल्स इट स्टार्ट्स टू बबल। सही है, बॉइलिंग पे बबलिंग होती है, ऑपरेशन में बबलिंग नहीं होती। पांचवा, एवोप्रेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर जबकि बॉइलिंग अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। सही है, उल्टा बोल दिया, एवोप्रेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर जबकि बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। एंड लास्ट, एवोप्रेशन सिर्फ वाटर के सरफेस पर होती है जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द सर्फेस होती है, कन्वेक्शन करंट बिल्डअप होता है। सही बेटा, तो दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन द बॉइलिंग एंड एवोपरेशन। एंड ये हम कॉपी करते हैं, वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। सही बेटा, I have opened up the chat box. If anyone has any question regarding the last section of this chapter, they can ask. Umar, And my question is that like solid to liquid, I mean liquid to gas evaporation होता है लेकिन as a solid सिप पे क्यों नहीं होता?
बेटा सॉलिड मतलब में पार्टिकल्स की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, वो इतना इजीली अपने पार्टिकल्स को जो है वो आई मीन सराउंडिंग में लीव करने की इजाजत नहीं दे सकती। और सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा ना 0 डिग्रीज में मेल्ट भी होता है और फ्रीज भी होता है, जी। तो एक्चुअल स्टेट ऑफ मैटर क्या रहता है 0 डिग्रीज में? 0 डिग्री में देखो बेटा, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझो। मेरे पास आइस है विच इज इनिशियली -20 डिग्री सेल्सियस। इफ आई स्टार्ट हीटिंग अप आइस, तो उसका टेम्परेचर -20 से -15, -10, -5, -4, 0 डिग्री सेल्सियस पे तब पहुंचेगा, तो आइस लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। क्लियर? जी सर। अब मेरे पास पानी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। आई स्टार्टेड कूलिंग द वाटर, water starts to cool down 30, 20, 10, 5, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पहुंचा तो वो फ्रीज होना शुरू होगा। ठीक है सर, समझ गया। ओके, थैंक यू। मुस्तफा, रायन, फैसल। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं इसको सर, जैसे देखिए शुरू में सॉलिड टू लिक्विड जब जा रहा होता है सर, उस वक्त जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन सर जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, या लाइक फॉर सपोज वाइस वर्सा अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट में बोले तो सर फ्रीजिंग भी हो रहा होता है, तो उस वक्त भी 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही वो पहुंचा तो सर ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो उस वक्त सर वो जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ और उस वक्त जो हीट प्रोवाइड हो रही है और बॉन्ड्स ब्रेक होने के लिए फॉर सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, तो उसको ही लेटेड हीट कहेंगे ना। जी, मतलब सर आसान और लफ्जों सर, में समझाऊं रायन, अगर तुम्हें ग्राफ मिले ना, तो तो सर ये यहाँ पे लगाना E = MC∆T का फॉर्मूला, यहाँ लगाना E = ML का फॉर्मूला, यहाँ लगाना E = MC∆T का फॉर्मूला। सही है बेटा? सही है। तो सर क्या कहते हैं इसको, बॉइलिंग में आपने लिखा हुआ है कि वो ये क्या कहते हैं सर, एक सेकंड नीचे कर सकते हैं सर, ये आपने कहा था एक्सटर्नल हीट, तो सर बॉइलिंग में तो एक स्पेसिफिक, हम इसको रीशेप करके वो लिख सकते हैं कि इट हैपेंस ओनली विद अ स्पेसिफिक सोर्स एंड एवापोरेशन कैन तो नीचे हैपेंस मैंने विद बताया हुआ है ना, एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल हीट का मतलब है सराउंडिंग से हट के मुझे हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। वो फ्लेम के थ्रू भी कर सकता हूँ, वो हीटर के थ्रू भी कर सकता हूँ, वो इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। और सर एवेपोरेशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सरफेस, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना सर, जी। हीट एनर्जी। सो सही है सर। इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। जी जी जो बोले। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन है, इसमें जैसे सरफेस एरिया की एक रीजनिंग है कि सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल एक्सपोज होते हैं हीट को। ठीक है। जी वैसे जो बाकी फैक्टर्स हैं इनकी क्या रीजनिंग है, ये बता दें। बेटा देखो, इसकी रीजनिंग तुमने बता दी। टेम्परेचर डिफरेंस मैंने आपको क्लासरूम से कॉरिडोर और प्ले एरिया से क्लासरूम की एग्जांपल पे बताया। जितना डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा उतना फास्ट हीट फ्लो होगी, तो उतना रेट ऑफ एवोपरेशन होगा। सही है? हम्म। तीसरा, विंड स्पीड, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे हवा की, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल हीट एनर्जी कंटेन करके वाटर के सरफेस से कांटेक्ट बनाएंगे, उतने वाटर के कैस मॉलिक्यूल एट द सरफेस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे एंड दे लीव द सरफेस। सही है? हम्म। ड्राइनेस ऑफ एयर, इफ द एयर इज ड्रायर, तो क्या होगा बेटा? इट एब्जॉर्ब्स मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड। ठीक है? एक स्पंज ड्राई है तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, वेट स्पंज हम्म। कम पानी ड्रॉ करता है। सही है? एंड फाइनली द हम्म। नेचर ऑफ लिक्विड, लो बॉइलिंग पॉइंट हैव ग्रेटर रेट ऑफ एवोपरेशन। ठीक है? जजाकल्ला। मुस्तफा। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन टॉपिक से थोड़ा सा हट कर है, मैंने कहीं पर पढ़ा था, पूछ लूँ? जी। सर अगर सेम हाइट से दो बॉल्स गिराई जाएं, एक हैवी और एक लाइट वेट, हम्म। और वैक्यूम एरिया में तो दोनों बॉल एक ही टाइम पर गिरती हैं, लेकिन रियल लाइफ में हैवी बॉल ज़्यादा तेज क्यों लगती है? और वो इसमें एयर रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट रोल क्या है, और किस सिचुएशन में जो लाइट ऑब्जेक्ट वाली बॉल है वो हैवी बॉल से तेज नीचे गिरेगी?
मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखें, लाइट बॉल के ऊपर एयर रेजिस्टेंस इजीली डोमिनेट कर जाती है। ये इत्तेफाक की बात है, मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे भी इससे रिलेटेड एक कंपैरिजन डाला था, ये देखें। और इस पोस्ट में मैंने देखें ये दिखाया है एग्जैक्टली कि हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर, ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। मल्टीपल मैं यहाँ पे स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, एंड में मैंने ये भी बोला है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड यू वांट टू वॉच अ वीडियो रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, कमेंट ग्रेविटी। तो कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रेविटी कमेंट भी किया हुआ होगा, तो दे रिसीव ऑटोमेटिकली द लिंक ऑफ द वीडियो थ्रू माई साइड। तो मैं आपको बताता हूँ आसान लफ्जों में क्या सीन है बेटा। लाइटर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एयर रेजिस्टेंस इजीली डोमिनेट कर जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ और एक फेदर को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो फेदर के ऊपर एयर रेजिस्टेंस इजीली डोमिनेट कर जाएगी, सही है। इसलिए वो इजीली आराम आराम से आएगा। बट हैवी ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस इजीली डोमिनेट नहीं कर पाती, तो वो हायर स्पीड पे आता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, लेटेंट हीट वाला एक्सप्लेन कर दें बेटा। लेटेंट हीट वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट है जो कि आप ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करोगे और ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा। स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट में स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट? डेफिनेशन में साफ है बुशरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर चेंज की बात करती है, लेटेंट हीट स्टेट चेंज की बात करती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। Definition of evaporation, ये लो बेटा। If someone takes a bath with alcohol, then he will stay cool. No, he will feel more cooler. ठीक है? And why someone is taking bath from alcohol? Can you also please show the definition of boiling? Boiling point की definition है ये थी। Can you show the page of the heating and cooling curve? I was not able to take a screenshot. Heating and cooling curve, ये रहा। Can you also mention the more energetic particles have more kinetic energy and escape from the surface liquid, leaving? हाँ, लिख सकते हैं। What is the difference between specific heat capacity and specific latent heat? अभी बता दिया बुशरा। क्लास एंड नहीं हुई है, एक सवाल हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। जितना टाइम हमें मिल रहा है उतना हम यूटिलाइज करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो गया और अब हम जा रहे हैं पास पेपर्स की तरफ। लेट मी ब्रिंग न्यू पास पेपर्स जो हमारे 2023-2024 के पास पेपर्स हैं। एंड बाय द वे, ये 2023-2024 के पास पेपर्स बेटा आपके ड्राइव पे अपलोड हो गए हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला अनसॉल्व पास पेपर्स, ठीक है। तो सारे अनसॉल्व पास पेपर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, सो दैट वो स्टूडेंट जो आईपैड इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट आईपैड पे अपनी सोल्यूशन करते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो इसी फोल्डर से मैं यहाँ पे 2.2 का पास पेपर्स का सेक्शन ओपन कर रहा हूँ। काफी टाइम लगा दिया, क्या हो गया भाई? ओके, वी हैव पास पेपर्स एंड ये हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा। पहले हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। एंड थ्योरी का पहले मैं आपको वो सवाल करवा देता हूँ विच इज टेक्निकल, सही है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये वाला सवाल करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले कर रहे हैं। कह रहे हैं पेन कंटेनिंग 15 आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आइस -15 डिग्री सेल्सियस पे इज प्लेस्ड ऑन अ गैस हीटर एज शोन। भाई ये पता नहीं कौन सा खाना पका रहा है, ठीक है, पानी इस्तेमाल कर लेता। खैर, थर्मल कंडक्शन अकर्स इन द मेटल फ्रॉम विच द पैन इज मेड।
बाय रेफरिंग टू द पार्टिकल्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्शन इन मेटल्स। अच्छा, ये सवाल हमारा थोड़ा सा है ना अगले चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर ऑफ थर्मल फिजिक्स है उससे रिलेटेड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से। लेकिन बता देता हूँ, कंडक्शन होती है बेटा वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो क्या कर होती है बिटवीन सॉलिड्स, एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, सॉलिड्स में क्या होता है बेटा, थर्मल कंडक्शन होती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू। बट मेटल्स में थर्मल कंडक्शन में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के साथ साथ अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा 90% ऑफ द कंडक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा। तो हम ये दोनों बातें यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सॉलिड्स में जो कंडक्शन हो रही है, ठीक है, कंडक्शन इन मेटल्स जो हो रही है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से भी हो रही है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रही है। मेजर हाथ जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन करवाने में। ठीक है बेटा। सो let's copy it down. When heat is provided, it carried away from hot to cold end by atomic vibration and by free electron. ठीक है बेटा, तो ये इसका जवाब हो गया। Two different color represent the marks distribution of 2 marks. ठीक है बेटा। देखो भाई, what if someone takes bath in pill? What if someone takes bath in oil? Why you are interested in someone taking bath in oil? क्यों? पानी से नहाने दो यार उसे। ऊपर एक सवाल आया था कि अल्कोहल से, देखो आई मीन जस्ट अ जोक, लेकिन जितना ज्यादा लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा उस लिक्विड का, उतना कूलिंग इफेक्ट उस बंदे को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अल्कोहल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो कूलिंग इफेक्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू वाटर। अच्छा जी, फिगर 5.2 shows the how the temperature of the contents of the pan varies with time. सही है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइस थी, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये वाटर गैस में कन्वर्ट, सॉरी, आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ और ये वाटर हीट अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ आइस राइज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ आइस राइज हो रहा है। यहाँ पे क्या है बेटा, आइस टू वाटर का कन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। स्टेट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस इन केल्विन। तो बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर कौन सा है इसका, ये वाला, लेकिन ये है डिग्री सेल्सियस में, ये मांग रहे हैं किसमें, केल्विन में। तो अभी मैंने आपको कन्वर्जन दिखाया था, जो भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में हो उससे अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन। ठीक है बेटा। explain why the temperature of water is constant as the ice melt। तो मैंने आपको क्या समझाया, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी हीट एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल हो जाती है, और कोई भी चीज, कोई भी हीट एनर्जी थर्मोमीटर के लिए नहीं बनती, तो इसलिए थर्मोमीटर की रीडिंग आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। Now beta, initial mass of ice and in the pan is 1.5 kg। बेटा क्या गिवन है हमें, mass गिवन है, and the initial temperature is -15 डिग्री सेल्सियस। क्या गिवन है हमें, initial temperature गिवन है। ठीक है, it's very helpful when you read the question, you circle or highlight the important things, and even if you label the things just on the question। The specific capacity of ice is this। ये क्या दिया हुआ है, small c specific capacity। बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म द आइस टू इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आइस का क्या आया है, आइस जब मेल्ट हो रही है तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आया है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द वार्म द आइस। ठीक है, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस बोलता तो E इक्वल्स टू
ml वाला फॉर्मूला लगाता मैं, ठीक है बेटा। लेकिन हमसे बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म द आइस, तो कौन सा रीजन है जहां पर आइस वार्म हो रही है? ये वाला रीजन, ठीक है बेटा। कितना टाइम लग रहा है इसको वार्म होने में? 2 मिनट, सही है। चलो, तो E इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम हमारे पास कितना है? 1.5। सी कितना है हमारे पास? 2100। एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना है बेटा? फाइनल टेम्परेचर है 0, माइनस माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 15, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2100 मल्टीप्लाई 1.15, 47250 जूल। तो देख रहे हो, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 3, 4, इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में जवाब ना लिखो, तो मैं इसे लिखूंगा या तो 4700 जूल, या फिर मैं इसे लिखूंगा 47,300 जूल। सही है बेटा। तो ये दो एक्सेप्टेबल जवाब हैं, ठीक है। ये मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया, ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया। कह रहे हैं ऑल द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द पेन कम्स फ्रॉम द हीटर, यूज योर आंसर इन 3, मतलब ये वाला आंसर इस्तेमाल करो। एंड फिगर 5.2 डिटरमाइन द पावर ऑफ द हीटर। बेटा पावर क्या होती है हमारे पास? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हमारे पास क्या है? 47250, ठीक है। राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं यूज करिएगा, जो एक्चुअल वैल्यू है वो यूज करिएगा। ये दोनों राउंड ऑफ वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और बेटा ये प्रोसेस कितने टाइम के लिए चला? मैंने ऊपर ग्राफ से आपको दिखाया था, 2 मिनट तक चला। 2 और यूनिट क्या है? मिनट। तो हमने क्या किया बेटा, ऐसा यूनिट है तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो 2 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 47250 डिवाइड बाय 393.75, ठीक है, वॉट। बेटा अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूं तो आंसर क्या आएगा? 390। सही है बेटा। नाउ सी द लास्ट पार्ट। ये टेक्निकल सवाल है, और से सुनिएगा। द ग्राफ इन फिगर 5.2 हैज अ स्मॉलर ग्रेडियंट देन द व्हेन द वाटर इज लिक्विड एंड व्हेन इट इज सॉलिड। वन रीजन बोल रहा है, ग्राफ का ग्रेडियंट कम है जब वाटर स्टेट में है और ज्यादा है जब सॉलिड स्टेट में है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है। नाउ ये देखें, 2 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब सॉलिड स्टेट में है, सही है। और यहां 2 मिनट में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है बेटा? देखो, 0 से 7.5, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो 7.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, कब? जब ये लिक्विड है, सही है बेटा। नाउ C इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। बेटा यहां पे देखो, डिफरेंस इन टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है? कम। और यहां पे देखो बेटा, C इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T, डिफरेंस इन टेम्परेचर कम है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है। तो एक मरतबा फिर सुनो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बात है, मैं वापस बता रहा हूं। बेटा मैंने देखा सॉलिड स्टेट में 2 मिनट में 15 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है, -15 से 0 पे पहुंच गया। और लिक्विड स्टेट में 2 मिनट में 0 से 7.5 यानी 7.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है। जिसका ज्यादा राइज इन टेम्परेचर उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम, और जिसका कम राइज इन टेम्परेचर उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे? लिक्विड हैज ग्रेटर स्पेसिफिक कैपेसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड।
ठीक है बेटा, या सॉलिड हैज लेस स्पेसिफिक कैपेसिटी एज कंपेयर्ड टू लिक्विड, दैट इज व्हाई हमें ग्राफ दोनों का डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, दिस इज द एंड ऑफ टुनाइट्स क्लास। जिसको सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज दोज हु डोंट हैव एनी क्वेश्चन दे कैन लीव द क्लास। रायहान अली खान। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे समझ नहीं आया, आपने ये क्वेश्चन ग्राफ वाला वापस रिपीट कर देंगे, किस तरह आपने निकाला है जो कौन सा ग्रेडियंट? क्वेश्चन 5? ये जी, ये वाला एग्जैक्टली। बेटा तुम्हें ये बात समझ में आई कि मैंने 2-2 मिनट का जो कंट्रास्ट बिल्डअप किया है, 2 मिनट जी में सर, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, ये बात समझ आई? यस सर। और ये बात समझ में आई, देखो 20 से 22 मिनट, अगेन 2 मिनट हो गए, यस सर। टेम्परेचर देखो 0 से 7.5 पे पहुंच गया। ठीक है, ओ तो ये बात समझ आई। जी, अब समझ आई, अब ठीक है मैंने सर। देखा कि डिफरेंस इन टेम्परेचर यहाँ ज्यादा तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कम, और यहाँ पे डिफरेंस ओके टेम्परेचर कम, स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा। सही है, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। रायन फैसल। सर क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट तो आपने की नहीं सर? कैलकुलेट, हाँ इस सवाल अच्छा में स्पेसिफिक कैपेसिटी की कैलकुलेशन नहीं थी, वो अलग बात है, बट सर कैलकुलेट करते तो हमें ज्यादा अच्छा पता चलेगा ना कि सर वो आप कह रहे चले सही सर, ये तो पता चल गया कि वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन सर उसमें भी अगर क्या पता सर, अगर ऐसे ही कर रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैलकुलेट की रही है बेटा ऐसी फिर आपको तो इनफ आपको डेटा गिवन होगा ना। ठीक है, अभी तो हमें इनफ डेटा ही नहीं गिवन, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और इसकी तो स्पेसिफिक कैपेसिटी हमें गिवन है, ये रही। सर फिर ये इसका मतलब फिर ये दे या वो कर नहीं लेंगे मैं सर, ये बता देता इनवर्सली हूँ ना, प्रोपोर्शनल। आइस की स्पेसिफिक कैपेसिटी है बेटा, वाटर की है। सही है, सही वाटर है। की 4200 है, ये मुझे याद है जी इसलिए जी, बता रहा हूँ मैं। वो तो सर वो तो याद है सर, 4200 तो स्टैंडर्ड होती है। लेकिन सर इस रूल को याद कर ऐसे तो सर ये रूल तो स्टैंडर्ड है कि सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा ना टेम्परेचर, या फिर अगर जी मास भी क्रीज हो रहा है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस पर भी तो कम हो ही जाएगी ना। हाँ, और सर दूसरा ये है कि सर अगर जैसे देखिए थर्मल जैसे ये एनर्जी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो उस पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी ना, जी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी। सही है सर। ओके, कुछ रिटन क्वेश्चन है बेटा? इज इट इम्पोर्टेंट? या बेटा 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 आइडियल है, 3 एक्सेप्टेबल है। सर यू सीम टू हैव अ स्टोरी फॉर एवरी सिचुएशन, माशाल्लाह। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। हाउ कुड समवन अफोर्ड बाथ इंटायरली इन अल्कोहल, इट वुड बी हलाल। हाँ, अगर मुंह बंद करके नहाए तो हलाल है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट फिक्स टेम्परेचर, स्टेट चेंज एट फिक्स टेम्परेचर। नहीं 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 बेटा, गलत बात कर रही हो बुशरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल तब होता है जब मैटर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बदल रहा होता है। एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तब इस्तेमाल होता है जब मैटर की स्टेट चेंज हो रही होती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंजेस, नो स्टेट चेंज, लेटेंट हीट स्टेट चेंज। बिल्कुल ठीक, ये सही बात की है तुमने। सर इन दिस क्वेश्चन हाउ मच डू दे अपेयर? बेटा ज्यादा अपेयर होते हैं। ठीक है, 8 सालों में, यानी 8 पेपर्स में, 8 साल नहीं 8 पेपर्स में 7 सवाल आए हुए हैं, तो समझ जाए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वेल बाथिंग इन प्रीमियम ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल, इमेजिन लॉल। अरे भाई क्या हो गया भाई है, नए नए लिक्विड्स में नहाने की तुम लोग खुशी पैदा हो रही है। डू यू रिकमेंड, रिकॉन थिंक दिस विल? बेटा मेरे सोचने से फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर के सोचने से फर्क पड़ेगा। दैट इज व्हाई द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स डू नॉट हैव गेस्ट पेपर्स। व्हाट इफ अल्कोहल रीचेस द नोज? हाँ, फिर आप थोड़े से टल्ली हो जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। सही बेटा। सो हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, मेरे ख्याल से हम ये प्लान फॉलो करें, पहले हम लोग थ्योरी ऑफ द चैप्टर खत्म कर लें, उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचे वी हैव टू इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन द पास्ट पेपर। ठीक है बेटा, तो विद दैट आज की क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास। हमारी 2 थर्मल फिजिक्स की क्लासेस, 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम क्लासेस का पेस लेके चलेंगे, चीज़ें खत्म होती जाएंगी। विद दैट ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन फिजिक्स वर्स। सर इन द गूगल ड्राइव आई हैव इट
डज नॉट। बेटा मैंने क्लास के दौरान आपको गूगल ड्राइव दिखाई है, आपके पास कैसे नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल मेन फोल्डर में बाहर पड़े हुए हैं अनसॉल्व पास्ट पेपर्स। नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।